हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में लेकर के आए हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन, जिसका नाम है एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। वेटेज आप मान के चलिए 8 से 10 मार्क का इस चैप्टर का वेटेज रहता है। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले रेलेवेंट डेफिनेशन से। पहला डेफिनेशन दिया है एग्जाम सप्लाई का। ये क्या बोलता है, देखिए, कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स या फिर विच इज होनली एग्जाम फ्रॉम टैक्स एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तीन चीजें बोली, कौन कौन सी? निल रेट ऑफ टैक्स है, या फिर होनली एग्जाम है फ्रॉम टैक्स एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये कौन सी होती है? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, या फिर आपके जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होती है। ठीक है, सो ये एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड होता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 11, जो बात करता है पावर टू ग्रांट एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स। ठीक है, सो सेक्शन 11 ने यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर दिया है कि वो चाहे तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज को एग्जाम्प्ट कर सकती है। ठीक है, सो एग्जम्पशन यहाँ दो तरीके से हो सकता है। पहला है जनरल एग्जम्पशन। ठीक है, जहां पर क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर नेसेसरी है तो वो यहाँ बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन कोई भी गुड्स या सर्विसेज को एग्जाम्प्ट कर सकती है। ठीक है, सो नोटिफिकेशन लगा करके एग्जम्पशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, स्पेशल एग्जम्पशन। ये क्या बात करता है, देखिए, अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस है जो एक्सेप्शनल नेचर का है, उस केस में गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्डर के द्वारा कोई भी गुड्स या सर्विसेज को एग्जाम्प्ट कर सकती है। ठीक है, सो दोनों में एक क्या डिफरेंस है, देखो, जनरल एग्जाम्पशन जो आता है वो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन के थ्रू आता है, और स्पेशल एग्जाम्पशन जो है वो बाय स्पेशल ऑर्डर आता है। ठीक है, और कोई भी गुड्स या सर्विसेज को एग्जाम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या बोला, गवर्नमेंट में इंसर्ट एक्सप्लेनेशन इन नोटिफिकेशन और ऑर्डर विद इन 1 ईयर ऑफ द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन और ऑर्डर। देखिए, जब भी आपका नोटिफिकेशन या ऑर्डर इशू किया है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी केस अगर है तो उसके अगर 1 ईयर के अंदर अंदर कोई एक्सप्लेनेशन लेकर के आती है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार मान लीजिए लोगों को जो है क्लैरिटी नहीं है, उस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन लाती है। अगर वो एक्सप्लेनेशन विद इन 1 ईयर आया है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन और ऑर्डर, उस केस में वो नोटिफिकेशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहां पर माना जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई स्पेशल ऑर्डर आया है यहां पर जो 1 अप्रैल को आया है। अब मान लीजिए 1 ईयर के अंदर, मान लीजिए 1 दिसंबर को यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यहां पर माना जाएगा, और एप्लीकेबल यहां कब से रहेगा, 1 अप्रैल से ही आपका एप्लीकेबल माना जाएगा। लेकिन अगर कोई नोटिफिकेशन अंदर कोई एंट्री इंसर्ट हुई है, अब मान लीजिए एंट्री जो है वो 2023 में इंसर्ट हुई है, नोटिफिकेशन जो एग्जाम्पशन का नोटिफिकेशन है वो 2017 में आया। ठीक है, अब अगर 2023 के अंदर कोई भी एंट्री इंसर्ट हुई है और उसके 1 ईयर के अंदर अंदर कोई एक्सप्लेनेशन आता है, तो वो जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है कहां से माना जाएगा, जिस दिन वो एंट्री इंसर्ट हुई, ना कि जिस दिन वो नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन तो 2017 से आया हुआ है, तो इतना पुराना थोड़ा नहीं लेंगे। इसलिए जिस दिन वो एंट्री इंसर्ट हुआ है वहां से आपको 1 ईयर देखना है। अगर उसके 1 ईयर के विद इन 1 ईयर अगर आता है एक्सप्लेनेशन, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा जब वो एंट्री इंसर्ट की गई थी। ठीक है, अब ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो एग्जाम्पशन है वो एब्सोल्यूट हो सकता है, अनकंडीशनल एग्जाम्पशन हो सकता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पशन में भी प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर। देखो, इस चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जाम्पशन हम पढ़ने वाले हैं वो किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो देखो, एग्जाम्पशन टू स्पेसिफाइड एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, मतलब कोई ट्रांजैक्शन दे दिया है, कोई सप्लाई दे दिया कि ये ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पशन टू स्पेसिफाइड सप्लायर। सप्लायर यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि अगर गवर्नमेंट देगी तो ही एग्जाम्प्ट होगा, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी देगी तो ही एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सप्लाई एग्जाम्पशन टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, मतलब रेसिपिएंट फिक्स कर दिया कि अगर इस रेसिपिएंट को कोई सर्विस दी जाएगी तो वो एग्जाम्प्ट होगी। और लास्ट क्या बोला, एग्जाम्पशन टू स्पेसिफाइड सप्लायर एंड स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, मतलब जहां पर सप्लायर भी स्पेसिफाई किया हुआ है, रेसिपिएंट भी स्पेसिफाई किया हुआ कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो अपने इंश्योरर को दे रही है, तो यहां पर क्या है, दोनों ही स्पेसिफाई किए हुए हैं। सो इन तरीके से जो है एग्जाम्पशन यहां पर दे सकती है गवर्नमेंट अपने करिकुलम के लिए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज यहां पर आपके सिलेबस में दी गई है। ठीक है, जो भी गुड्स यहां पर एग्जाम्प्ट है वो अपने को नहीं पढ़ने, अपने को सिर्फ सर्विसेज पढ़नी है। अब आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो यहां पर एक नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। ये नोटिफिकेशन नंबर आपको याद रखना है। हमने देखा था कि जनरल एग्जाम्पशन जब भी लाया जाता है वो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन लाया जाता है। सो ये नोटिफिकेशन में सारी सर्विसेज यहां पर दी है जो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, अब जितनी भी सर्विसेज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो सारी सर्विसेज जो है मैंने कैटेगरी वाइज यहां पर डिवाइड कर दी है। सो वन बाय वन एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज। सो एंट्री नंबर 1 क्या बोलता है, सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर चूंकि हमने यहां पर देखा है कि कोई स्पेसिफाइड सप्लायर भी हो सकता है और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है और किसको प्रोवाइड कर रहा है। सो बाय एंड टू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जहां पर भी रेलेवेंट है मैंने यहां पर बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, सो ये एंट्री क्या बोलती है,
सर्विसेज बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है अंडर 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। मतलब देखिए कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई भी एक्टिविटी देगा तो एग्जाम नहीं है, अगर वो ये चैरिटेबल एक्टिविटी देगा तो ही यहां पर एग्जाम्शन मिलेगा। अब चैरिटेबल एक्टिविटी क्या है तो ये बॉक्स के अंदर पूरा अच्छे से मैंने डिफाइन किया हुआ। कौन कौन सी चीजें बोलिए तो देखो, चैरिटेबल एक्टिविटी मींस एक्टिविटीज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग। मतलब आप केयर और काउंसलिंग कर रहे हैं किसका, टर्मिनेटेड इल पर्सन और पर्संस विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट पर्सन एफ्लिक्टेड विद एचआईवी और एड्स। नेक्स्ट पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और एल्कोहल, मतलब वो एडिक्टेड है। सो ये तीन लोगों का अगर आप केयर या काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। सो अगर ये आप अवेयरनेस फैला रहे हो तीन चीजों की, कौन कौन सी देखा हमने, प्रिवेंटिव हेल्थ हो गया, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, इनका आप अवेयरनेस दे रहे हो तो वो यहां पर चैरिटेबल एक्टिविटीज में कवर होगा और एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी और योगा, मतलब आप कोई भी एडवांसमेंट कर रहे हो उनको प्रोत्साहन दे रहे हो, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर दिया हुआ है, सर्कुलर नंबर 66, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने कोई भी ऐसा प्रोग्राम चला है या कोई कैंप दे रहे हो जिसमें आप योगा सिखा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हो, तो वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि प्राइमरी और प्रीडोमिनेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा ही एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या योगा होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव ये है तो फिर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली आपने कोई भी रेसिडेंशियल प्रोग्राम यहाँ पर चला रखा है जिसमें आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अकोमोडेशन का सर्विस भी दे रहे हो, ठीक है, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हो और साथ में फूड एंड ड्रिंक्स अगेंस्ट कंसिडरेशन भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, और कंसिडरेशन चाहे मनी में हो या फिर डोनेशन की फॉर्म में भी अगर है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हमेशा रिलीजन होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी या फिर योगा का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ आप गए कैंप में रुक रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मजे कर रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसा फिटनेस कैंप्स हो गए या क्लासेस सच एज एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक, ये सारे ही एक्टिविटीज यहाँ पर टैक्सेबल होगी, ठीक है, क्लियर है। अब क्या क्या देखा, देखो चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होती है, पहले हमने पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड देखा, सेकंड रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड योगा के रिगार्डिंग हो गया। थर्ड क्या बोलता है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू, किसको बोला है, अबेंडन, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रंस हो गया। नेक्स्ट फिजिकली और मेंटली अब्यूज और ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन हो गए। थर्ड प्रिजनर्स, जो जेल के कैदी होते हैं वो हो गए। और फोर्थ क्या बोला, पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 इयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया। यहां से देखो एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये पॉइंट ध्यान से देखना, क्या क्या बोला है, पर्सन जिसका एज जो है 65 इयर्स के अबव का एज है और वो रिसाइड कर रहा है इन रूरल एरिया, ठीक है, तो वो यहां पर आपको चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या बोला है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो ये अगर चार सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, कौन कौन सी देखी, देखो पब्लिक हेल्थ के अंदर आपको ध्यान रखना है केयर और काउंसलिंग कर रहे हो तीन लोगों का, ठीक है। उसके बाद या फिर पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हो तीन चीजों का, कौन सा, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। थर्ड क्या था, आप कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हो, किसके रिगार्डिंग, चार लोगों के, ठीक है। पहला कौन सा बोला, ऑर्फन हो गए या होमलेस चिल्ड्रंस हो गए। दूसरा यहाँ पर कोई भी ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन है। थर्ड प्रिजनर्स हो गए। और फोर्थ क्या है, कोई भी पर्सन जिसका एज 65 इयर्स के अबाव है और वो रूरल एरिया में रह रहा है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या था, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। अगर ये सारी एक्टिविटीज अगर आप दे रहे हो वो यहाँ पर चैरिटेबल एक्टिविटीज कहलाएगी। और अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड की है किसने, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्लियर है। अब ये ध्यान रखना, देखिए जो चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है वही एग्जाम्प्ट है, इसके अलावा कोई भी दे दे, आपको दिल से लगे कि यार ये चैरिटेबल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक नोट में मैंने एक सर्विस दिया कि कोई भी हॉस्टल एकोमोडेशन सर्विस है जो किसी ट्रस्टी ने दी है अपने स्टूडेंट्स को, तो ये यहाँ पर चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। आपको कोई भी अच्छा काम लगेगा लेकिन आपको दिल का नहीं दिमाग का सोचना है। दिमाग क्या बोलता है, ये 4 पॉइंट्स, अगर ये 4 पॉइंट्स के में अगर कवर हो रहा है तो ही वो एक्टिविटी चैरिटेबल एक्टिविटी कहलाएगी और आपको एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री नंबर 9D, ये क्या बोलता है, सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम, मतलब वृद्धाश्रम की सर्विसेज। वृद्धाश्रम की सर्विसेज कौन दे रहा है, जो कि रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है अंडर 12AA और 12AB ऑफ टू इट्स रेसिडेंट एज 60 ईयर और मोर। मतलब देखिए कोई भी ओल्ड एज होम है जो रन कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अपने रेसिडेंट को दे रहा है जिसका एज 60 ईयर्स प्लस है। अब देखो यहां पर हमने देखा था एज 65 ईयर्स प्लस, ठीक है, ओवर 65 ईयर्स। और यहां पर ओल्ड एज के केस में ध्यान रखना 60 साल के ऊपर की एज होनी चाहिए। अगर ओल्ड एज रन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और कंसिडरेशन जो चार्ज किया जा रहा है वो अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर, कितना,
अप टू 25,000 पर मेंबर पर मंथ अगर चार्ज कर रहे हो, इंक्लूडिंग ये जो कंसिडरेशन चार्ज किया इसमें सब इंक्लूड हो गया, बोर्डिंग, लॉजिंग, मेंटेनेंस, सारी चीजें इंक्लूड करके 25,000 तक का अमाउंट चार्ज कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कह दिया सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, मतलब कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करा रहे हो। अब मान लीजिए ये पंडित जी है, इन्होंने शादी करवानी है, ठीक है, कोई कपल है जो शादी करना चाहते हैं, तो ये पंडित जी उनको मैरिज सर्विसेज दे रहे हैं और इन्होंने बिल चार्ज किया 10,000 रुपीज का। अब 10,000 में उन्होंने वो जो सर्विसेज दी है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस सेरेमनी है। ठीक है, नेक्स्ट कह दिया सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रीसेंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक। अब देखिए कोई भी रिलीजियस प्लेस है, कोई टेंपल है, वो जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा कोई लिखा हुआ है कि नहीं यहाँ पर वो स्पेसिफाइड कास्ट के लोग ही आ सकते हैं तो वो फिर यहाँ पर कवर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जनरल पब्लिक मतलब सबके लिए वो ओपन है। ठीक है, सो कोई भी रेंटिंग दे रहे हो, प्रीसियंट्स मतलब जो परिसर होता है टेंपल का, ठीक है, तो वो यहाँ पर अगर जनरल पब्लिक के लिए आप रेंट पे दे रहे हो और वो ओन होना चाहिए किसके द्वारा? जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या जो एंटिटीज रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, 12A 12AB ये सेक्शन हो गया। सो ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड है ये एंटिटीज तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट क्या दिया है कि देखिए एग्जेम्पशन जो है आपको ध्यान रखना है, अगर आप रूम रेंट पे दे रहे हो, ठीक है, अब मान लीजिए ये टेंपल है, ठीक है, ये टेंपल के यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है जिसमें रूम्स बनाए हुए हैं और आप क्या कर रहे हो, जाकर के रूम बुक कर रहे हो। ठीक है, सो अगर रूम का चार्जेस जो है वो 1,000 रुपीज और मोर है पर डे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अप टू 999 तक एग्जेम्प्ट है, 1,000 रुपीज और मोर है पर डे का चार्ज तो यहाँ पर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी रेंटिंग कर रहे हो प्रीमाइसेस का, कम्युनिटी हॉल या कल्याण मंडपम, मतलब आप कोई शादी करवा रहे हो, मंदिर में जो शादी करना चाह रहे हो या फिर कोई मुंडन का कार्यक्रम करना चाह रहे हो, ठीक है, सो आपने क्या किया, रेंट पे लिया प्रीमाइसेस या कम्युनिटी हॉल रेंट पे लिया और जिसका रेंट अगर 10,000 और मोर है पर डे, 10,000 से ज्यादा का अगर रेंट चार्ज करे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और लास्ट क्या बोला, रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्शियल। देखिए जो भी मंदिर होते हैं, कोई भी टेंपल्स होते हैं, वो क्या है, ट्रस्टीज मैनेज करते हैं। ठीक है, सो जो भी मंदिर के बाहर, मान लो मंदिर के यहाँ पर कुछ शॉप्स है, ठीक है, अलग अलग शॉप्स है, वो शॉप्स अगर रेंट पे दिए फॉर बिजनेस पर्पज या कॉमर्शियल पर्पज और अगर उसका रेंट जो चार्ज किया गया है वो 10,000 रुपीज और मोर है पर मंथ तो फिर यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, फर्स्ट दो केसेस में हमने पर डे देखा था, ठीक है, और शॉप्स के केस में पर मंथ बोला है। सो अगर आपका लिमिट जो है रूम रेंट कर रहे हो और 999 तक है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप कम्युनिटी हॉल अगर रेंट पे दे रहे हो और चार्जेस अगर 9,999 है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और शॉप्स दिया है और अगर उसका लिमिट 9,999 है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, 1,000, 10,000 और 10,000 ये आपको लिमिट ध्यान रखना है रेंटिंग के केस में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सर्विसेज बाय अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेजेस फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट। मतलब देखिए रिलीजियस यात्रा करवा रहे हो आप तो यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन रिलीजियस यात्रा कोई भी व्यक्ति नहीं करा सकता। मान लीजिए मैं हूं, मैं कोई भी व्यक्ति को रिलीजियस यात्रा पे ले जा रहा हूं, केदारनाथ ले जा रहा हूं, वो एक्टिविटी टैक्सेबल होगी। ठीक है, यहां पर क्या बोला है, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ कुमान मंडल विकास निगम लिमिटेड फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, और दूसरा क्या है, हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी फॉर मक्का और मदीना। ठीक है, सो ये जो यात्रा पे ले जाते हैं यहाँ पर मक्का मदीना, तो ये सर्विसेज यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी जीएसटी के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग। मतलब क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हो किसको, इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मतलब जो मनोरंजन वाली जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल। ये ध्यान रखना, किस फॉर्म में दे रहे हो, आर्ट और कल्चर के रिगार्डिंग कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है और वो दी जा रही है बाय एन इंडिविजुअल। ये ध्यान रखना, बाय एन इंडिविजुअल दी जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ट्रेनिंग और कोचिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हो बाय अ चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, अब नोट क्या दिया है, ट्रेनिंग और कोचिंग इन ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट कल्चर और शॉप्स आर कवर्ड अंडर दिस एंट्री, नेमली डांस हो गया, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, मेकिंग, लिटरेरी एक्टिविटीज, थिएटर्स हो गए, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर कवर हो जाती है। ठीक है, सो क्या बोला एंट्री नंबर 18 है, आप कोई भी ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हो किसको, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का इन आर्ट और कल्चर की फॉर्म में बाय एन इंडिविजुअल तो एग्जेम्प्ट है। दूसरा क्या था, कोई भी स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हो बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो यहां पर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। कौन सर्विसेज दे रहा है ये ध्यान रखना, फर्स्ट केस में इंडिविजुअल था और सेकंड में चैरिटेबल एंटिटी था। ठीक है, सो यहां पर एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। अब हमारा यहाँ पर पहला जो ब्लॉक है वो चैप्टर का खत्म हो चुका है चैरिटेबल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड
सर्विसेज। अब देखिए एग्रीकल्चर जो है गवर्नमेंट हमेशा प्रमोट करना चाहती है एग्रीकल्चर को, ठीक है। जो भी आउटवर्ड सप्लाई होता है एग्रीकल्चर का वो हमेशा एग्जम्प्ट है, जीएसटी उस पर नहीं लगता है। लेकिन गुड्स का जो है, गुड्स तो अपने सिलेबस में दिया हुआ ही नहीं है, तो अपने को सिर्फ सर्विसेज पढ़ना है, ठीक है। सो मान लीजिए ये फार्मर है, अब ये जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, जो भी सप्लाई कर रहा है, इसका आउटवर्ड सप्लाई तो यहाँ पर एग्जम्प्ट है। अब जो भी इसने इनवर्ड सप्लाई ली होगी तो उस पर तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई ही एग्जम्प्ट है। तो क्या बोला है गवर्नमेंट ने, क्या किया है यहाँ पर एग्जम्पशन के द्वारा सारी जो इनवर्ड सप्लाईज होती है वो भी यहाँ पर एग्जम्प्ट कर दी है, ठीक है। सो कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर ले रहा है वो यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले एंट्री नंबर 54 जो बात करता है सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब कोई भी खेती कर रहा है, कोई फार्मर है, या फिर रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, मतलब पशुपालन जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप गाय भैंस रख रहे हो, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, मतलब हॉर्सेस को छोड़ के, देखिए हॉर्सेस जो है वो नवाब लोग रखते हैं, बड़े लोग रखते हैं। सो हॉर्सेस को छोड़ के आप कोई भी एनिमल का रियरिंग कर रहे हो फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब खेती कर रहे हो किसके लिए, कि भैया मुझे आगे चल करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिले। अगर ये सर्विसेज आप ले रहे हो तो उस केस में क्या बोला है, देखो अगर कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशंस है डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग, तो ये यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कोई भी सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, भैया मजदूर यहाँ पर सप्लाई कर रहे हो, वो भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म, कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है एग्रीकल्चर फार्म में, तो सारी सर्विसेज यहाँ पर दे दी, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन डाइंग, फ्यूमिगेशन, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ये सारी सर्विसेज अगर कोई भी प्रोसेस आप करवा रहे हो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी ऑपरेशंस आप कंडक्ट कर रहे हो वो जो है एसेंशियल कैरेक्टर को ऑल्टर ना करें, ठीक है। सो ऑपरेशंस व्हिच डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट मेक इट मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, मतलब देखिए मान लीजिए मैं टमाटर उगा रहा हूं, ठीक है। सो मैंने उसको बनाया, जो भी मिट्टी वगैरह था उसको साफ करके, धो करके, है ना, उसको अलग करके साइज वाइज, वो सारी एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, वो अलाउड है। लेकिन अगर मैं उस टोमेटो को पीस करके पूरा टोमेटो केचप बना दिया और फिर मैं अगर सेल कर रहा हूं तो फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो उसका एसेंशियल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए और वो सिर्फ मार्केटेबल रहने चाहिए टू प्राइमरी मार्केट। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस आपने की वो यहाँ पर एग्जाम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला है, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीन्स, जो एग्रीकल्चर के लिए जो यूज आती है मशीनरी उनको बोलते हैं एग्रो मशीन्स, और वैकेंट लैंड, मतलब देखिए आपने रेंट पे दिया वैकेंट लैंड, कोई जमींदार है जिसके पास लैंड पड़ा हुआ है तो उसने यहाँ पर वैकेंट लैंड यहाँ पर रेंट पे दे दिया है, चाहे वो विद और विदाउट स्ट्रक्चर हो तो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका लोडिंग कर रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो, स्टोरिंग कर रहे हो, सारी ही एक्टिविटीज यहाँ पर कवर है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, मतलब देखिए आप जो है यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो फार्मर्स को या ट्रेनिंग दे रहे हो फार्मर्स को, वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। नेक्स्ट सर्विसेज बाय एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, ठीक है। एपीएमसी मार्केट्स जो होते हैं वो कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो भी यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। सो ये सारी एक्टिविटी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अगर है तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपको, जैसे टोमेटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है लेकिन पोटैटो चिप्स नहीं होता है, टोमेटो है, पोटैटो है लेकिन टोमेटो केचप्स यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट ग्रीन टी लीव्स, जो चाय की पत्ती होती है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है लेकिन आपने प्रोसेस्ड टी बना दिया उससे, वो यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाएगा। शुगर कैन हमेशा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है लेकिन जैगरी जो है नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल आप एक बार रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज हमने देखी उसके रिगार्डिंग कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एट जॉब वर्क इन रिलेशन टू द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, कोई इंटरमीडिएट प्रोसेस भी अगर किया है वो भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो भी राइस जो है वो किससे बनता है, पैडी से बनता है, ठीक है। सो माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हेंस इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। पैडी हमेशा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहलाता है लेकिन राइस कभी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कहलाता है, सो वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या दिया है, सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक्स अदर देन हॉर्सेस, हॉर्सेस को छोड़ के आप कोई भी लाइव स्टॉक का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हो, मतलब जो बेबीज कराते हैं उनके एनिमल्स के, वो भी यहाँ पर सर्विसेज कवर हो जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस। देखिए हमने देखा कि राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, इसलिए ये फर्स्ट वाली जो एंट्री थी इसमें यहाँ पर कवर नहीं हुआ था क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अलग से एक एंट्री दिया और क्या बोला है कि अगर आप कोई भी राइस का लोडिंग कर रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो या वेयर हाउसिंग कर रहे हो तो यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा।
नेक्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो देखो वेयर हाउसिंग के रिगार्डिंग हमने 6 चीजें देखी। कौन कौन सा? सबसे पहले आप वेयर हाउसिंग कर रहे हैं किसी राइस का, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दूसरा फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया। और तीसरा क्या है? पल्सेस हो गया, सीरियल्स हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये 6 चीजों का अगर आप वेयर हाउसिंग करा रहे हो तो ही एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा कोई भी चीज दिया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना क्या चीजें लिखी हुई है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज सारी चीजें टैक्सेबल है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का आप कोई भी प्री कंडीशनिंग कर रहे हो जो कि असेंशियल कैरेक्टर उसका चेंज नहीं करता है, जस्ट उसको मार्केटेबल बनाता है टू प्राइमरी मार्केट, तो उस केस में यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी क्या है? असेंशियल गुड्स है, असेंशियल प्रोडक्ट्स है, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पशन दिया हुआ है। नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर ऑफ कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक अथॉरिटी बनाया है जिसका नाम है एनसीसीडी। ये क्या करता है? यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कोल्ड चेन नॉलेज डिसमिनेशन। सो ये फार्मर्स को देता है, क्योंकि देखिए जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो जो है पेरिशेबल नेचर का होता है। ठीक है, उनका लाइफ बहुत कम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर उनको नॉलेज दिया जाता है कि किस तरह से उनको मेंटेन करना चाहिए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना चाहिए जिससे कि वो फसलें जो है ज्यादा दिन तक चल सके। सो जो भी कोल्ड चेन नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लास्ट क्या दिया है? सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स। अब ये क्या होता है? देखिए हर एक स्टेट का एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होता है। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर अजमेर विद्युत निगम है, गुजरात के अंदर टोरेंट दिया हुआ है। सो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट। मतलब क्या हुआ? देखिए अब मैं फार्मर हूं, ठीक है, यहां पर मेरा ये पूरा खेत है, फसलें उगा रहा हूं। अब यहाँ पर रोड है, ठीक है, रोड से यहाँ पर लाइट जो है मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है। अब क्या कर रहा हूं? यहां से मुझे ये टावर्स जो है यहाँ पर लगाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी आ सके, ताकि मेरे ट्यूबवेल्स वगैरह जो भी है वो चल सके, जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड मुझे जो भी एक्टिविटी लेना है वो मैं कर सकूं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये जो है यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं अपनी सर्विसेज को। सो जो भी चार्जेस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंशन का लेते हैं वो ये भी यहाँ पर जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो किसको दिया गया? किसी फार्मर को या एग्रीकल्चरिस्ट को, तो वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पर सारी अपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज भी कंप्लीट हो जाती है। देखिए इस चैप्टर के अंदर ज्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल। ठीक है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, और जहां पर भी लिमिट्स दी गई है तो आपको वो लिमिट्स ध्यान में होनी चाहिए कि कितने लिमिट तक एग्जेम्पशन मिलता है और किससे अबाउ जो है वहां टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल सर्विसेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कंपाइलर के अंदर बहुत अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी आप इसको समझ लोगे तो सॉल्व कर पाओगे इजीली। ठीक है, ये क्या बोलता है? देखिए एक ही एंट्री दिया है लेकिन बहुत अच्छा दिया है। क्या बोलता है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो सबसे पहले तो समझते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक पेज में बहुत अच्छे से समराइज किया है। ये चार्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना तो आपको सारी सर्विसेज यहाँ पर याद हो जाएगी। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? देखिए means an institution providing services by way of pre-school education and education up to higher secondary school। मतलब देखिए कोई भी स्कूल है, जैसे ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। मतलब कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन लेने के लिए आपने कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आप बीकॉम कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, ठीक है, एमकॉम कर रहे हो, तो ये सारे जो क्या है रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है। सो कोई क्वालिफिकेशन लेने के लिए आप कोई ले रहे हो तो वो भी यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा। तो ये आप सीधा ध्यान रखो तो कॉलेज के हिसाब से। ठीक है, ये हो गए स्कूल के बच्चे, ये हो गया कॉलेज के स्टूडेंट्स। थर्ड क्या बोला है? एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज। अब ये वोकेशन क्या होता है? तो हमने बिजनेस की डेफिनेशन समझा था कि कोई भी पर्सन अगर अपनी स्किल के बेस पे पैसा कमा रहा है तो उसको बोलते हैं वोकेशन। ठीक है, सो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पर चला रखे हैं। ये क्या करते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आईटीआई हो गया, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, आईटीआई हो गया, आईटीसी हो गया। तो ये क्या करते हैं? जो बच्चों को जो पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट नहीं है या एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको क्या करते हैं? कुछ स्किल सिखा देते हैं, जिससे क्या होगा कि वो अपना जो है एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, कुछ स्किल्स यहाँ पर सिखाई जाती है, जैसे रिपेयरिंग सर्विसेज हो गया, या कोई भी आपको सारी जो बेसिक स्किल्स होती है वो यहाँ पर सिखाई जाती है, जिससे आप जो है पैसा कमा सकते हो। सो ये बंदे जो है वो अप्रूव्ड वोकेशनल सेंटर्स में पढ़ते हैं। सो ये तीनों स्टूडेंट्स के हिसाब से आप लोग जो है एजुकेशनल स्टूडेंट याद रखना। सबसे पहला कौन सा? प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल। दूसरा कौन सा? कॉलेज के स्टूडेंट्स होगा। और थर्ड कौन सा हो गया? अप्रूव्ड वोकेशनल सेंटर्स हो गए। सो ये तीनों यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है। अब
नेक्स्ट इस चैप्टर इस एंट्री में क्या ध्यान रखना है, तो देखो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आउटवर्ड सप्लाई क्या है और इनवर्ड सप्लाई क्या है, ठीक है। बाय एंड टू यहां पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं कि इसका आउटवर्ड सप्लाई जो है वो क्या, कौन कौन सी सर्विसेज यहां पर एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सो सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन सा, टू इट्स स्टूडेंट हो गया, फैकल्टी हो गया, स्टाफ। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने कोई भी स्टाफ को या फैकल्टी को या स्टूडेंट्स को कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। मतलब देखिए कोई भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है जो अभी स्टूडेंट नहीं है लेकिन वो भावी विद्यार्थी है, वो अगर एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेगा तो वो आपका स्टूडेंट बन जाएगा। तो अगर उसको कोई सर्विसेज दी गई है वो भी यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। सो सिर्फ दो सर्विसेज यहां पर दी गई है बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में। कौन कौन सी, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रहा है अपने स्टूडेंट को या फैकल्टीज को या फिर स्टाफ को तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोला, अगर वो कोई भी सर्विसेज दे रहा है फॉर कंडक्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा और एग्जामिशन मिल जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, आउटवर्ड सप्लाई क्लियर है। अब बात करते हैं इनवर्ड सप्लाईज की, ठीक है। कौन कौन सी इनवर्ड सप्लाईज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एग्जेम्प्ट है, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड स्टाफ, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस ले रहा है किसी से, ठीक है, इनवर्ड सप्लाई है। यहां पर क्या था, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा है, मान लो खुद की बसेज है और वो ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को, तो यहां पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। लेकिन अगर उसने किसी पार्टी से यहां पर इनवर्ड सप्लाई ली है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी दे सके तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, केटरिंग का सर्विसेज लिया है तो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और थर्ड क्या बोला है, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब देखिए फर्स्ट जो सर्विसेज थी ट्रांसपोर्टेशन की और केटरिंग की, ये सर्विसेज कहीं भी दी हो, मैं मान लीजिए अपने स्टूडेंट्स को घुमाने लेके गया हूं, पिकनिक पे लेके गया हूं, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज लिया है या फिर केटरिंग का सर्विसेज लिया है तो वो कवर हो जाएगा। लेकिन ये तीनों सर्विसेज ध्यान रखना, कौन कौन सी, सिक्योरिटी की, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग, ये तीनों सर्विसेज परफॉर्म्ड कहां होनी चाहिए, परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसी में अगर आपने परफॉर्म किए तो ही एग्जेम्पशन मिला। और एग्जेम्पशन किसको मिला का, तो बोला है ओनली अप्लाई टू प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कूल के बच्चों को एग्जेम्पशन मिलेगा। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स देखे थे, 1, 2 एंड 3। ये 3 सर्विसेज जो देखी इनवर्ड सप्लाईज की, कौन कौन सी, पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन की, दूसरा हो गया केटरिंग की, और तीसरा कौन सा हो गया, तीसरे के अंदर हमने 3 चीजें देखी थी, कौन कौन सा, सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग। अगर ये सर्विसेज अगर आपने इनवर्ड सप्लाई किया है और वो यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, किसको मिलेगा, जो भी स्कूल है, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो या एडमिशन करवा रहे हो तो ये एग्जामिशन जो है सभी को मिल जाएगा, ये तीनों के केस में मिल जाएगा, चाहे कोई स्कूल का बच्चा है, चाहे कोई कॉलेज का स्टूडेंट है या फिर कोई अप्रूव्ड वोकेशनल सेंटर्स का इंस्टीट्यूशन है, तीनों को ही यहां पर एग्जामिशन मिल जाएगा 4th पॉइंट के अंदर, ठीक है, 4th पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, मतलब कोई भी ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स का आप इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो तो एग्जामिशन मिलेगा, लेकिन किसको, अगर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, मतलब जो कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज जो का जो है ये सर्विसेज, ये वाले केसेस यहां पर एग्जामिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि कौन सा सर्विस किसको दिया जा रहा है। देखिए स्कूल को कोई भी इसके अलावा कोई भी इनवर्ड सप्लाईज है वो यहां पर कवर अप नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है जो यहां पर मेंशन किया गया है वो ही यहां पर एग्जामिशन मिलेगा। सो इनवर्ड सप्लाई के केस में सिर्फ 5 सर्विसेज ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन सी, पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा केटरिंग सर्विसेज हो गया, तीसरा हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग सर्विसेज, ये सर्विसेज किसके लिए एग्जाम्प्ट होगी, जो स्कूल है उनको एग्जामिशन मिलेगा। 4th सर्विसेज कौन सी थी, जो एडमिशन की या एग्जामिनेशन की सर्विसेज है, ये सारे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तीनों के लिए एग्जामिशन मिल जाएगा, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd के लिए। 5th कौन सा था, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, ये किसके लिए एग्जामिशन होगा, जो सिर्फ कॉलेज है, कॉलेजेस के लिए यहां पर एग्जामिशन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी इनवर्ड सप्लाईज होगी और हमने आउटवर्ड सप्लाई में सिर्फ ये 2 केसेस देखे थे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरा समझा होगा एजुकेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ सर्कुलर्स दिए हैं, जो भी एंट्री के रिगार्डिंग जो सर्कुलर्स भी दिए हुए हैं तो मैं साथ के साथ वो भी कवर अप कर रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट, बोर्डिंग स्कूल के केस में। अब देखिए बोर्डिंग स्कूल क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो एजुकेशन का सर्विस भी दे रहा है लेकिन साथ में जो है वो अकोमोडेशन का सर्विस भी दे रहा है, फूड का सर्विस भी दे रहा है ना, खाना रुकना सब चीजों को दे रहा है। तो ये क्या है, ये एक तरह के कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है। और कंपोजिट सप्लाई के केस में हम क्या देखते हैं, कोई प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। अब यहां पर बोर्डिंग स्कूल के केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन सर्विसेज जो दे रहा है वो प्रिंसिपल सप्लाई, तो ये यहां पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि एजुकेशन सर्विसेज यहां पर एग्जाम्प्ट है।
क्लियर है। नेक्स्ट आईआईएम्स, हमने देखा था कि कोई भी बॉडी जो क्वालिफिकेशन दे रही बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, तो वो यहाँ पर कवर है, ठीक है। सो आईआईएम यहाँ पर कवर्ड है। आईआईएम कोई भी सर्विसेज दे रही तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम है जो कि मोर देन 1 ईयर और मोर है, तो वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम है जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए, मतलब आपने कोई भी आईआईएम के कोई भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और आपको पार्टिसिपेटिव सर्टिफिकेट मिला है, उस केस में यहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर 1 ईयर से कम का है। लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम हो गए जो डिग्री या डिप्लोमा होते हैं, वो यहाँ पर आपको एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। क्लियर है। सो आपको सीधा ध्यान रखना है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन एग्जाम है तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड। अब देखिए दो बोर्ड यहां पर दिए, कोई भी सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन का बोर्ड हो गया, या फिर कोई भी अथॉरिटी जो सेटअप की है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज। ये दोनों अथॉरिटी अगर है तो ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे, और ये जो भी सर्विसेज देंगे वो भी एग्जाम्प्ट मान ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सप्लाई ऑफ फूड इन अ मेस और कैंटीन। देखिए आप कोई भी फूड या कैंटीन्स होते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में कैंटीन्स होते हैं, ठीक है। अगर ये सर्विसेज जो है, सच फैसिलिटी इज रन बाय द इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट देमसेल्फ, मतलब इंस्टीट्यूट खुद ही चला रहा है या फिर कोई स्टूडेंट चला रहा है, उस केस में एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कहीं पर आउटसोर्स की है, आपने किसी थर्ड पर्सन को आउटसोर्स किया है, उस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो गया, एक तरह का केटरिंग सर्विसेज हो गया, और केटरिंग सर्विसेज किसको एग्जाम थी, सिर्फ सिर्फ स्कूल के बच्चों को। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, हाउएवर सेड एग्जाम्पशन व्हेन प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट इज एग्जाम। मतलब स्कूल के बच्चों को दे रहा है कोई थर्ड पार्टी का कोई व्यक्ति है जो कैंटीन का सर्विसेज दे रहा है, तो स्कूल के बच्चों के लिए एग्जाम हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मली टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद ही ये सर्विसेज दे रहा है तो एग्जाम ही है हर केस में। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ी एंड स्कूल्स, मतलब आंगनवाड़ी में जो फूड दिया जाता है या स्कूल्स में जो फूड दिया जाता है, वो भी यहाँ पर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर हो जाएंगे और वो भी एग्जाम्प्ट रहेंगे। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आउटवर्ड सप्लाई करता है अपने स्टूडेंट्स को या फैकल्टीज को या स्टाफ को, तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन देखिए कोई भी एक्स स्टूडेंट है या फिर कोई स्टूडेंट जो छोड़ चुका है या लिविंग स्टूडेंट है, उसको कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया है, वो भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फीस चार्ज फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। देखिए अब जो सी इंस्टीट्यूट है हमारा या फिर कोई भी आईआईएम्स हो गए, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, जहां पर क्या हो रहा है, प्रोस्पेक्टिव कंपनीज आती है, कॉर्पोरेट्स आते हैं और वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, उनके प्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। सो जो भी अमाउंट जो चार्ज किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा फ्रॉम दोस कॉर्पोरेट्स और एमएनसीज, वो यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि वो कोई एजुकेशनल सर्विस नहीं है, ठीक है। वो एंटिटीज आ रही है बच्चों को हायर करने के लिए, तो ये यहाँ पर सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है, मैरिटाइम कोर्सेज अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग। देखिए जो भी शिप्स हो गए, वेसल्स हो गए, इनको जो सिखाते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सो वो कोई भी सर्विसेज देते हैं तो वो भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगी, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही माने जाएंगे। क्लियर है। सो यहाँ पर हमारा पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने जो है इस पर टैक्स का जो है एग्जाम्पशन दिया है। अब हेल्थ केयर सर्विसेज के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीजें बोली, तो सिर्फ 2 एंट्रीज दी है अपने, ठीक है। पहला बोलता है सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। जो हेल्थ जो है वो एनिमल्स और बर्ड्स, जो जीव जंतु की जो हेल्थ है वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो जो भी पशु चिकित्सालय है, वेटरनरी क्लिनिक है, उनकी सर्विसेज भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट होती है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब ये हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है, मींस एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर। किसका डायग्नोसिस कर रहे हो, किसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी और प्रेगनेंसी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आकर के आपको हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन कौन से, तो देखो एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, ये सारी यहाँ पर रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, रेकी यहाँ पर कवर नहीं है। कोई भी रेकी ट्रीटमेंट है, जो थेरेपी दी जाती है, आपको कोई मोच आ गई और थेरेपी दे रहा है, वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। सो रेकी को छोड़ करके कोई भी यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं, ये रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया में। तो आपने कोई भी सर्विसेज दिया है, कौन कौन सा डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट कर रहे हो, किस किसका, तो 5 चीजें ध्यान रखनी। कौन कौन सी, इलनेस, इंजरी, एबनॉर्मलिटी, डिफॉर्मिटी और प्रेगनेंसी। फिर से बोलो, कौन कौन सी, इलनेस हो गया, इंजरी हो गया, एबनॉर्मलिटी हो गया, डिफॉर्मिटी हो गया और प्रेगनेंसी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहां पर वो हेल्थ केयर सर्विसेज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है,
इंक्लूडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट्स टू और फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस का सर्विस दे रहे हो टू और फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, तो भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। ये देखिए कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वो एक तरह का शौकीन चीजें हो गई, ठीक है। मान लीजिए सलमान खान के बाल उड़ गए, उसने क्या किया, हेयर ट्रांसप्लांट करा दिया। या फिर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी, जानवी कपूर को नोज शार्प चाहिए, उसने क्या किया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवा दिया। ये यहां पर कवर नहीं, ये हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं, ठीक है, उसके लिए एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया या कोई भी ऐसा इंजरी हो जाता है जिस केस में आपको जो है ये आपका बॉडी के फंक्शनिंग के लिए कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी जरूरी है, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें जरूरी है, तो उस केस में ये कवर हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका पूरा मुंह ही बिगड़ गया, उस केस में आपको कॉस्मेटिक सर्जरी कराना कंपलसरी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी कराना ही पड़ेगा। कोई न्यू बॉर्न बेबी है जिसका फेस में कोई डिफेक्ट है या कुछ है, उसको प्लास्टिक सर्जरी कराए या कॉस्मेटिक सर्जरी कराए, वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो हेल्थ केयर सर्विस का डेफिनेशन क्लियर है। अब आ जाते हैं एंट्री पे। क्या बोला है, सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय, कौन दे रहा है, बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या फिर ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर पैरामेडिक्स, ठीक है। 3 लोगों की बात की है, तीनों क्या होते हैं देख लेते हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स क्या हो गया, आपका जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स हो गए, या कोई प्राइवेट क्लिनिक, किसी डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक है वो हो गया, ठीक है। और एनी अदर इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ क्योर ऑफ, वही 5 चीजें जो हमने देखी, इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, एब्नॉर्मिटी और प्रेगनेंसी इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये क्या होता है, देखिए आपको जो भी मेडिकल का प्रैक्टिस करना है तो आपको जो है पहले लाइसेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। जो भी काउंसिल है उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो यहाँ पर कवर हो गया। जो डॉक्टर्स हैं वही यहाँ पर जो है ऑथोराइज किए हुए हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स क्या होते हैं, ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ हो गया, साइकोथेरेपिस्ट हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, लैब असिस्टेंट्स हो गए, सो ये सारे भी यहाँ पर कवर हो गए। सो क्या देखा इस एंट्री के अंदर, एंट्री नंबर 74 क्या बोल रहा है, सर्विसेज बाय एन हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और एन ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और अ पैरामेडिक्स, तो यहां पर एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। क्लोज बी में क्या बोला है, उससे पहले यहां पर एक प्रोवाइजो दिया है। प्रोवाइजो क्या बोलता है, देखिए अगर कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, कोई हॉस्पिटल है और वो अपना रूम दे रहा है रेंट पे, ठीक है, आप वहां पर एडमिट हुए और रूम रेंट पे दे रहा है, अगर उस रूम का रेंट जो है एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे टू अ पर्सन, पर डे पर पर्सन 5,000 से ज्यादा का अगर रेंट ले रहा है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5,000 से ज्यादा का अगर रेंट चार्ज कर रहे हो तो भैया आप बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में आ गए हो या बहुत ज्यादा वो पैसे वाले हो, तो आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। सो ये ध्यान रखना कि अगर रूम चार्जेस एक्सीडिंग 5,000 है पर डे पर पर्सन तो टैक्सेबल हो जाएगा, 5,000 से कम है तो यहां पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो चीजें हैं, अगर इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू या फिर आईसीसीयू या फिर एनआईसीयू, जो बच्चों, जहां पर बच्चों को रखा जाता है, ठीक है, सो यहां पर अगर आपका कोई भी आप एडमिटेड हो और उसका अगर रूम रेंट जो है, रूम चार्जेस जो है वो अगर एक्सीडिंग 5,000 भी है तो भी यहाँ पर एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर सीवियर कंडीशंस होती है इसलिए इसमें रखा जाता है, आईसीयू में रखा है तो भाई सीवियर ही होगा, ठीक है। तो उस केस में अगर आपका रेंट जो है वो 50,000 भी चार्ज कर रहे हो पर डे का तो भी आपके लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल केस में आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है जिसका रूम चार्जेस अगर एक्सीडिंग 5,000 रुपीज पर डे पर पर्सन है तो यहाँ पर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अदरवाइज कौन कौन सी सर्विसेज, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर की और पैरामेडिक्स की सर्विसेज यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। क्लियर है। इसके रिगार्डिंग हेल्थ केयर सर्विसेज के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ सर्कुलर्स दिए हुए हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, टेक्नीशियंस वेदर एम्प्लॉय और नॉट आर हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एग्जाम। मतलब देखिए जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम करते हैं तो वो चाहे उनके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं या कोई बाहर से जो एम्प्लॉयज हायर किए हैं या कोई टेक्नीशियंस हो गए जो यहाँ पर कुछ हेल्प कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स हो गए, वो भी अगर कोई सर्विसेज दे रहे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है रिटेंशन मनी के रिगार्डिंग। अब देखिए क्या होता है, हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, उनके खुद का स्टाफ तो होता ही है, एम्प्लॉइज तो होता ही, बट वो कुछ डॉक्टर्स को बाहर से हायर करते हैं, ठीक है। और अब मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट किया है वो हायर वाले डॉक्टर ने, तो उसने मान लीजिए पेशेंट ने 10,000 रुपीज पे किया। अब 10,000 में हॉस्पिटल का उसके साथ एग्रीमेंट ऐसा है डॉक्टर के साथ कि भैया 70% जो है डॉक्टर को दी जाएगी फीस और 30% हम खुद रखेंगे। तो मान लीजिए डॉक्टर पेशेंट ने जो है 10,000 रुपीज दिया है तो 70% जो है डॉक्टर को दिया जाएगा, 30% हॉस्पिटल खुद रिटेन करेगा क्योंकि वो भैया अपना हॉस्पिटल का प्रीमाइसेस का सर्विस दे रहा है, सारी चीजें फैसिलिटी दे रहा है ना। सो ये अगर कोई भी सर्विसेज है तो पूरा ही जो अमाउंट है, जो पूरा अमाउंट है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10,000, चाहे वो हॉस्पिटल ने खुद ने रिटेन किया या डॉक्टर्स को दिया, सारा ही अमाउंट जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फूड टू इन पेशेंट्स एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर। मतलब जो भी पेशेंट एडमिटेड है उसको डॉक्टर की एडवाइस पे कोई भी फूड दिया जा रहा है तो वो क्या है, एक तरह का कंपोजिट सप्लाई है। हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या देखा था कि देखिए अगर बोर्डिंग स्कूल का केस है
तो क्या हो रहा है, आपको एजुकेशन के साथ साथ फूड का सर्विस दे रहे हैं, अकोमोडेशन का सर्विस दे रहे हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई। और उस केस में पूरा ही सर्विस यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाता है, इंटायर कंसिडरेशन एग्जाम्प्ट होता है। सेम केस है, अगर फूड दिया जा रहा है पेशेंट्स को, तो वो कंपोजिट सप्लाई और एग्जाम्प्ट हो जाएगा जीएसटी के अंदर। नेक्स्ट दिया फूड टू पेशेंट्स नॉट एडमिटेड अटेंडेंट्स और विजिटर्स, मतलब कोई विजिटर है उनको फूड दिया जा रहा है, तो भैया वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। वो कोई हेल्थ केयर सर्विस नहीं है, वो बंदा तो स्वस्थ है एकदम, ठीक है, तो उसको अगर खाना वगैरह दे रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ शॉप्स ऑडिटोरियम्स इन द प्रीमाइसेस ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब देखिए हॉस्पिटल में कोई जो शॉप है वो रेंट पे दे दिया है, या कोई भी डिस्प्ले किया एडवर्टाइजमेंट का, ये सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी, ये कोई हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है। और लास्ट के दिया सर्विसेज बाय वे ऑफ आईवीएफ, मतलब कोई इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या है, आईवीएफ की टेक्नोलॉजी के द्वारा आप जो है बेबीज कर सकते हो। सो ये कोई सर्विसेज दिया है तो ये भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड हो जाएगा। सो ये सारे सर्कुलर जो ये ट्रिकी पॉइंट्स है ना, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने सर्कुलर दे दिया है शॉर्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लीगल सर्विसेज। अब देखिए लीगल सर्विसेज में क्या बोलता है, एंट्री नंबर 45 दिया हुआ है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लीगल सर्विसेज क्या होता है, मीन्स एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज हो गया या कोई कंसल्टेंसी हो गया, वो यहाँ पे लीगल सर्विसेज कहलाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पशन क्या दिया हुआ है, एंट्री क्या बोलता है, देखिए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, किसने सर्विसेज दिया है, कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया, या फिर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। और लास्ट क्या बोला है, सीनियर एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। सो तीन लोगों की यहां पर बात की। देखिए लीगल सर्विसेज कौन दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं भी लीगल सर्विसेज दे सकता हूं, या फिर यहाँ पे जो लिखा है भैया रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, तो सीए लोग काफी क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं कोर्ट में, ठीक है। सो वो यहाँ पर कवर नहीं है। कौन कौन से लोग कवर किए ये ध्यान रखना, तीन लोगों की बात हुई है। पहला कौन सा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दूसरा कौन सा, एडवोकेट्स हो गया या फॉर्म्स ऑफ एडवोकेट हो गया, और थर्ड क्या बोला, सीनियर एडवोकेट। अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। ये एलए मतलब लॉस एंजलिस नहीं है, लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी हो गया या फिर गवर्नमेंटल एजेंसीज हो गया। इनको अगर सर्विसेज दिया है तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी अदर पर्सन है, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो भी एग्जाम्पट हो जाएगा। और बिजनेस एंटिटी के केस में क्या बोला है कि देखो आपको टर्नओवर जो है पिछले साल का टर्नओवर देखना है, अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर एक्सीड करता है रजिस्ट्रेशन लिमिट में, उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगी और आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा बिजनेस एंटिटी को, ठीक है। और अगर रजिस्ट्रेशन लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं हुआ, उस केस में यहां पर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है। सो क्या देखा हमने लीगल सर्विसेज में, देखो ये लीगल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एडवोकेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो क्या क्या देखा, तीन लोग, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया, एडवोकेट हो गया, इंडिविजुअल एडवोकेट है, या फिर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स हो गया, और थर्ड क्या है, सीनियर एडवोकेट। अगर इन्होंने सर्विसेज दी है, किसको दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंटल एंटिटीज होगी, या फिर उसके अलावा कोई भी एनी पर्सन है अदर देन बिजनेस एंटिटी। और अगर बिजनेस एंटिटी को दिया तो देखना रजिस्ट्रेशन लिमिट अगर उसका एक्सीड हो रहा है तो आरसीएम के अंदर बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी। अगर एक्सीड नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन लिमिट से जो है टर्नओवर कम है, उस केस में यहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, ये जो सेकंड पॉइंट हमने देखा, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट, ठीक है, अदर देन सीनियर एडवोकेट। अगर ये सर्विसेज दे रहे किसको, टू अनदर एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज, तो भी यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है। सो एक पार्टनरशिप फर्म अपने दूसरे किसी एडवोकेट को या पार्टनरशिप फर्म को सर्विसेज दे रही है, वो भी यहां पर एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है। लीगल सर्विसेज छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। अब क्या हुआ भैया, लड़का हमारा आर्टिस्ट निकल गया है, तो इसको क्या एग्जाम्पशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एंट्री नंबर 78 में ये क्या बोला है, देखिए सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, मतलब कहां पर, फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म में, ऑफ म्यूजिक और डांस और थिएटर, मतलब म्यूजिक है या फिर डांस है या फिर थिएटर, ठीक है, जहां पर आपने जो कंसिडरेशन चार्ज किया है वो नॉट मोर देन 1,50,000 है, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाए। अब देखो कोई भी म्यूजिक हो गया, ये ध्यान रखना फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। आपने म्यूजिक या डांस या थिएटर तीनों सर्विसेज अगर दी है और कंसिडरेशन कितना है, अप टू रुपीज 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपए तक है तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। उससे अबाव का अमाउंट अगर है तो आपको जो है सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है। इसके रिगार्डिंग सर्कुलर्स दिए हुए हैं। ये क्या बोलते हैं, देखिए ऑल अदर एक्टिविटीज बाय एन आर्टिस्ट इन अदर आर्ट फॉर्म। अदर आर्ट फॉर्म्स क्या होती है, वेस्टर्न म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, मॉडर्न थिएटर्स हो गए, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स, मतलब शाहरुख खान फिल्म में काम कर रहा है वो यहाँ पर कवर अप नहीं है, ठीक है। टेलीविजन सीरियल्स में कोई एक्टर्स काम कर रहे हैं वो यहाँ पर कवर नहीं है, वो सारे ही टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, एक्टिविटीज और आर्टिस्ट
एक्टिविटीज ऑफ आर्टिस्ट इन स्टिल आर्ट फॉर्म, स्टिल आर्ट फॉर्म में कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे कि भैया पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर मेकिंग हो गया, ये भी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा, क्लासिकल या फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म ही होना चाहिए आर्टिस्ट का, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हुआ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्टिस्ट एज ए ब्रांड एम्बेसडर, कोई ब्रांड एम्बेसडर एज ए सर्विस दे रहा है तो भी टैक्सेबल होगा, तीनों ही टैक्सेबल है। अब ये ब्रांड एम्बेसडर वाला पॉइंट आपको काफी क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा, सो ध्यान रखना, अगर एज ए आर्टिस्ट ने किसी ने ब्रांड एम्बेसडर का सर्विस दिया है तो टैक्सेबल होगा, क्लियर है। छोटा सा सर्विस है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, एडमिशन का राइट दे रही, ठीक है। कौन कौन सी एंट्रीज दी है, देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू, यहां पर आप एडमिशन ले रहे हो तो जो भी सर्विसेज आपको दी जा रही है वो यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स कौन सा हो गया, कोई भी किला आप देखने गए हो या फिर ताजमहल देखने गए हो, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, अगर यहां पर कोई भी एडमिशन ले रहे हो तो आपको जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू, अब एडमिशन कहां ले रहे हो, तो देखो, सर्कस हो गया, डांस हो गया, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट्स, अवार्ड फंक्शन हो गया, कॉन्सर्ट हो गया, पीजेंट्स हो गया, पेजेंट्स क्या होता है, जैसे कि आपका रामलीला हो गया, जहां पर क्या करते हैं, कोई भी हिस्ट्री का कोई व्यक्ति होता है जिसका किरदार निभाया जाता है, ठीक है, मान लो कोई महात्मा गांधी का कोई शो है तो वो महात्मा गांधी बन के आया व्यक्ति और यहाँ पर शो दिखा रहा है, तो वो यहाँ पर पीजेंट्स में कवर हो जाता है। नेक्स्ट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो गई, और एनी स्पोर्टिंग इवेंट्स अदर देन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, और नेक्स्ट क्या बोला, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट और प्लेनेटेरियम, ठीक है। सो यहां पर अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन क्या बोला है, वेयर द कंसिडरेशन फॉर राइट टू एडमिशन टू द इवेंट और प्लेस इज नॉट मोर देन 500 रुपीज पर पर्सन। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जहां पर भी लिमिट्स दी गई है ना, वहां से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लिमिट्स को हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या बोला है, अगर 500 रुपए तक चार्ज कर रहे हो आप, कंसिडरेशन, मान लीजिए ये कॉन्सर्ट देखने गया, मैं दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट देखने गया, और अगर टिकट जो है वो अप टू 500 रुपीज तक है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उससे ज्यादा है, कोल्ड प्ले का आप कॉन्सर्ट देखने गए हो, टिकट है 10,000 रुपए, वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। सो लिमिट ध्यान रखना, 500 रुपीज तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर आप एडमिशन ले रहे हो इन सारी ही चीजों में, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है, सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजर सर्विस दे रहा है टू एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई ऑर्गेनाइजर सर्विस दे रहा है किसी भी पर्सन को फॉर एन एग्जीबिशन विच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो यहां पर एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो आप जब तक 2-3-4 बार आप नहीं देखोगे तब तक चीजें याद नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसे ही है, और सारी एंट्रीज आपको बाय हार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये जो एंट्री नंबर दिए हैं, एंट्री नंबर आपको याद नहीं करने, ना ही एग्जाम में लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और जितनी बार इस वीडियो को सुनोगे उतना आपको जो है क्लैरिटी आएगा कि भैया कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल है, कौन सी एग्जाम्प्ट है, अगर एग्जाम्प्ट है तो क्या लिमिट है, कितने अमाउंट तक का जो है एग्जाम्पशन मिलेगा, है ना। सो आपको रिपीटेटिव मोड पे इन वीडियोस को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, देखिए, गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी है तो एग्जेम्पशन कौन कौन से दी है, तो देखो, सर्विसेज बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी by way of any activity in relation to functions interested to municipality under article 243W, 243W के अंदर जो है म्युनिसिपैलिटी को यहाँ पर फंक्शंस दिए हुए हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी ये सर्विसेज दे रही है तो एग्जेम्पशन हम मिल जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी फंक्शन है जो इंटरेस्टेड है टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G, वो भी यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होती है, देखो, सेटअप बाय एनी एक्ट और पार्लियामेंट और एस्टेब्लिशमेंट बाय एनी गवर्नमेंट, जहां पर 90% और मोर जो है पार्टिसिपेशन वो गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है, बाय वे ऑफ इक्विटी या कंट्रोल के थ्रू, तो वो यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, देखो, हमने जो है सप्लाई चैप्टर में देखा था कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विसेज दे रही है जो कि फंक्शन से इंटरेस्टेड है आर्टिकल 243W में या फिर आर्टिकल 243G में, तो एग्जेम्पशन वो सप्लाई ही नहीं है, ना गुड्स है वो, ना ही सर्विसेज, तो सप्लाई की डेफिनेशन में ही कवर नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है, गवर्नमेंटल एजेंसीज के लिए ये एंट्रीज लाई गई है, ठीक है। सो गवर्नमेंटल एजेंसीज अगर ऐसा कोई भी सर्विसेज दे रही है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग, मतलब देखिए, कोई भी गवर्नमेंट अगर सर्विसेज दे रही है तो यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग, मतलब देखो, एग्जेम्पशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक्सक्लूजन दिया हुआ है, मतलब वो टैक्सेबल है, ठीक है। सो ये सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। कौन कौन सी दी है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवे का जो सर्विस है वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसियंस ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट,
एयरक्राफ्ट या वेसल का सर्विस भी है। और तीसरा क्या बोला है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, मतलब कई गुड्स का या पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहे हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट की बसेस चलती है, रोडवेज चलती है राजस्थान के अंदर, तो जो भी वो पैसेंजर से टिकट चार्ज कर रहे हैं वहां पर टैक्सेबल होता है, वो जीएसटी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एनी सर्विसेज अदर देन ए टू सी अबाउ प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, अगर कोई भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिया है तो एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बिजनेस एंटिटी जो है आरसीएम के अंदर टैक्स पे करती है अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरफोर्स मैस और अदर सिमिलर मैसेज सच एज आर्मी मैस, नेवी मैस, अगर ये कोई भी अकोमोडेशन सर्विस दे रहे हैं ये भी यहाँ पर कवर हो जाएगा एंट्री नंबर 6 में, और आपको जो है एग्जम्पशन मिल जाएगा। प्रोवाइडेड द सर्विसेज सप्लाइड बाय सच मैस क्वालिफाइज टू बी कंसिडर्ड एज सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर कोई भी सर्विसेज दे रहा तो वो टैक्सेबल, ठीक है। एंट्री नंबर 6 में हमने देखा। इसके लिए यहाँ पर एक नेक्स्ट एंट्री, नई एंट्री यहाँ पर इंसर्ट की, ये क्या बोलता है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट एनवेलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स, मतलब 10 ग्राम से भी कम का कोई एनवेलप है जो आप पोस्ट कर रहे हो, जैसे कि आप जो चिट्ठियां होती है वो आप पोस्ट कर रहे हो, वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कोई भी सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन अगर ये सर्विसेज है पोस्ट कार्ड की, इनलैंड लेटर्स, बुक पोस्ट हो गया या फिर आपका ऑर्डिनरी पोस्ट हो गया जिसका वेट जो है 10 ग्राम से कम है, उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, भैया कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को, जहां पर बिजनेस एंटिटी क्या है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है, मतलब बिजनेस एंटिटी का जो है टर्नओवर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम है, तो उस केस में क्या बोला है कि भैया आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। क्योंकि देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, एनी सर्विसेज अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो यहाँ पर बिजनेस एंटिटी को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ता था। इस एंट्री के लिए ही यहाँ पर नई एंट्री लाए हैं और क्या बोला है कि भैया गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है तो वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर जो है वो रजिस्ट्रेशन लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है, उस केस में वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या होता है, छोटे लोग हैं, अब उनको स्पेसिफिकली टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एग्जेम्पशन दे दिया है, ठीक है। लेकिन ये एग्जेम्पशन नहीं एप्लीकेबल है किनको, आइटम ऑफ ए बी सी ऑफ एंट्री 6 जो हमने ये 3 सर्विसेज देखी, कौन सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, एयरक्राफ्ट और वेसल का सर्विस हो गया और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर हो गया, ये 3 सर्विसेज यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो गए। फोर्थ कौन सा बोला है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस केस में बिजनेस एंटिटी को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है। सो ये 2 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है और अगर उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है उस केस में उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, मतलब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को यहाँ पर सर्विसेज दे रही है तो एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम एक्सेप्शन क्या दिया है, ए टू सी, ए बी सी ऑफ एंट्री 6 यहाँ पर एक्सेप्शन में है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सर्विस या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का सर्विस हो गया या फिर एयरक्राफ्ट या वेसल का सर्विस है या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, तो 3 पॉइंट हमने देखे थे एंट्री नंबर 6 के, अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको टैक्सेबल रहेगा। अदरवाइज जो भी सर्विसेज दे रहे अदर गवर्नमेंट को तो यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹5,000। देखिए हमने देखा यहां पर कि इन केसेस में जो है बिजनेस एंटिटी को यहां पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा इवन दो उनका रजिस्ट्रेशन लिमिट एक्सीड नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर क्या बोला कि अगर जो सर्विसेज दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा उसका कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड, अगर 5,000 मतलब 5,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है उस केस में वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उनको टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर जो है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है, देखो नॉर्मली जो है आपको लिमिट देखना है कि 5,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा, 5,000 से कम है तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है तो उस केस में जो लिमिट है 5,000 की, ये आपको पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखनी है, ठीक है। 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको ये लिमिट देखना है, अगर एक्सीड करता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर लोकल अथॉरिटी नहीं दिया गया, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने सर्विस दी किसको, टू देयर अंडरटेकिंग और पीएसयूज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग द लोन्स, मतलब लोन देने की, ग्रांटिंग ऑफ लोन का सर्विस दे रहे हैं अपने ही अंडरटेकिंग को या पीएसयूज को, तो यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ,
मतलब आप कोई भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, भैया मैंने नई गाड़ी ली, मेरे को आरटीओ के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, या फिर कोई भी एक्ट के अंदर मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, तो यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, बाय वे ऑफ टेस्टिंग, कोलैबोरेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज, इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस वगैरह। तो ये कोई भी आप लाइसेंस वगैरह ले रहे हो गवर्नमेंट से या रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं, वो सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा जीएसटी के अंदर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये ध्यान रखना है, कौन कौन सा, पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब देखो, लिक्विडेटेड डैमेजेस के रिगार्डिंग हम सप्लाई चैप्टर में एक पूरा सर्कुलर समझ चुके हैं। क्या बोला है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर कोई पे कर रहा है तो वो सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई नहीं तो जीएसटी लगेगी ही नहीं, तो ये एंट्री का कोई ऐसा सेंस रह नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर। मतलब क्या हो रहा है, वो राइट दे रहा है किसी इंडिविजुअल फार्मर को। दो बातें यहां पर बोला है, इंडिविजुअल फार्मर, ठीक है, अगर फार्मर को कोई राइट दे रहा है टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फार्मर क्या यूज करेगा, कोई कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स हो गया या फिर रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, तो अगर उनको यूज करने के लिए दिया है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो भी पोर्ट अथॉरिटी रहती है, ठीक है, वहां पर जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो अगर कोई भी सर्विसेज दी गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ डेप्यूटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑफिस आवर्स और ऑन हॉलीडेज, मतलब आफ्टर ऑफिस आवर्स काम करवा रहे हो या फिर हॉलीडेज पे उनसे काम करवा रहे हो, उस केस में आपको उनको जो है ओवर टाइम देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। सो जो भी चार्जेस गवर्नमेंट के द्वारा पे किए जाते हैं, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, वो यहां पर जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है एंट्री नंबर 65B। ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझते सबसे पहले एक एग्जांपल मैंने यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल समझ गए तो पूरा आपको एंट्री समझ जाएगा। अब क्या बोला है, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये माइनर है जो माइनिंग करता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको कोल माइनिंग करना है या मार्बल का माइनिंग करना है, ये क्या करता है, अपने मन से तो कर नहीं सकता, इसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट में है। ठीक है, तो ये क्या किया, माइनर जो है गवर्नमेंट के पास गया और बोला मुझे लाइसेंस दे दो, मेरे को जो है कोल माइनिंग करना है और 1 लाख टन तक मैं कोल माइनिंग करूंगा। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया और यहां पर उसको जो है माइनिंग लाइसेंस दिया और इसने जो है अमाउंट पे किया 200 करोड़ रुपीस। ये एक एग्जांपल की फॉर्म में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, सो इसने क्या किया, माइनिंग लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को पे किया 200 करोड़ लाइसेंस के बदले। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर है। अब क्या होता है, देखिए, माइनिंग जब करने जा रहा है ये माइनर, तो हो सकता है जब भी उसने 200 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट को पे किया, तो वो यहां पर आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्विस दी है माइनर को। ठीक है, तो यहां पर माइनर को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्या होता है, माइनर जब माइनिंग करने गया तो एक्सेस माइनिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए 1 लाख टन का इसने माइनिंग का लाइसेंस लिया था, अब इसने एक्सेस माइनिंग कर दिया। ठीक है, 1.5 लाख टन का माइनिंग कर दिया, उस केस में क्या होगा, इसको एक्सेस रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अब ये बंदा जो है ईआरसीसी, ये बड़ा स्मार्ट है, ये क्या करता है, दोनों के बीच में आके कुछ कमाने का सोचता है। इसको बोलते हैं एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ईआरसीसी। ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के पास जाता है और बोलता है कि आप मुझे राइट दे दो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करने का। ठीक है, आपके पास राइट है, आप जो भी एक्सेस रॉयल्टी जो है, ये माइनर अगर कुछ एक्सेस माइनिंग कर रहा है तो आप कलेक्ट करोगे, तो आप जो है वो राइट मुझे दे दो और बदले में मुझसे कुछ पैसा ले लो। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, तुम मुझे 30 करोड़ रुपीस पे कर दो और ये राइट मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं, ताकि अब गवर्नमेंट जो है इस पिक्चर से बाहर आ जाए। क्लियर है। अब मान लीजिए इसने जो है एक्सेस माइनिंग किया और यहां पर एक्सेस रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। एक्सेस रॉयल्टी मान लीजिए 50 करोड़ रुपीस पे कर रहा है। अब उसको क्या करना है, पे जो गवर्नमेंट को तो नहीं करेगा, किसको करेगा, ईआरसीसी को एक्सेस रॉयल्टी पे करेगा। इसने जो है 50 करोड़ ईआरसीसी को पे कर दिया एक्सेस का। ठीक है, फर्स्ट 200 करोड़ उसने गवर्नमेंट को पे किए थे और आरसीएम के अंदर टैक्स पे किया था। सेकंड, जब ये एक्सेस रॉयल्टी पे कर रहा है तो 50 करोड़ रुपीस ईआरसीसी को पे करेगा और यहां पर भी आरसीएम के अंदर माइनर ही टैक्स को पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। क्लियर है। अब ये माइनर क्या करता है, इसने जो राइट लिया है गवर्नमेंट से, ये ईआरसीसी ने जो राइट ले रखा है गवर्नमेंट से, ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को पे करेगा। इसने 30 करोड़ में राइट लिया था, अब ये 30 करोड़ कहां से पे कर रहा है, ये वो अपनी जेब से पे थोड़ा ना कर रहा है। इसको जो ये 50 करोड़ रुपीस रिसीव हुए हैं ना, वह उनमें से ही वो 30 करोड़ पे कर रहा है। अब ये 50 करोड़ जब भी इसको दिए गए तो माइनर ने आरसीएम में टैक्स पे कर दिया। सो ये 30 करोड़ जो पे कर रहा है ये गवर्नमेंट को, यहां पर बोला है कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी पेड बाय माइनर ऑन आरसीएम। मतलब ये 30 करोड़ जो है ये इसी 50 करोड़ से आया है, ठीक है, और 50 करोड़ पे ऑलरेडी यहां पर माइनर टैक्स पे कर चुका है आरसीएम के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा था, अमाउंट जो है वो कम पे किया है, ठीक है, यहां पर एक्सेस रॉयल्टी 50 करोड़ रिसीव हुआ और गवर्नमेंट को 30 करोड़ पे किया। दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है, मान लीजिए यहां पर एक्सेस रॉयल्टी जो है उसने एक्सेस माइनिंग किया, लेकिन एक्सेस रॉयल्टी यहां पर 20 करोड़ रुपीज ही है, ठीक है, 20 करोड़ का ही एक्सेस रॉयल्टी पे किया। अब ये ईआरसीसी ने तो गवर्नमेंट से 30 करोड़ में राइट लिया था, ठीक है, इसने 20 करोड़ यहां पर ईआरसीसी को पे किया और आरसीएम में टैक्स पे कर दिया 20 करोड़ पे, ठीक है। अब ये कितना पे कर रहा है, 30 करोड़। अब जब ये 30 करोड़ पे कर रहा है तो इस 30 करोड़ में ये 20 करोड़ पे तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। सो जो रिमेनिंग 10 करोड़ हैं उस पर यहां पर ईआरसीसी को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर अमाउंट कम है, देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, 50 करोड़ एक्सेस रिसीव हो रहे थे और 30 करोड़ पे कर रहा था, तो क्या हुआ, वो 30 करोड़ जो है ऑलरेडी 50 करोड़ में इंक्लूडेड है, एक बार टैक्स पे कर चुका है, तो भैया दो बार टैक्स क्यों पे करेंगे, एक ही अमाउंट पे ड्यूअल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए क्या किया कि भैया ये अमाउंट जो है आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सेस रॉयल्टी कम रिसीव होता है, मान लो 20 करोड़ ही रिसीव हुआ है और आप तो गवर्नमेंट को 30 करोड़ पे कर रहे हो, तो 20 करोड़ पे तो टैक्स माइनर पे कर चुका है आरसीएम के अंदर, लेकिन ये जो एक्सेस 10 करोड़ है इस पे ईआरसीसी को यहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम के अंदर, ठीक है। अगर इस एंट्री को आप अगर स्टडी मटेरियल में देखोगे तो भैया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, यहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। ये पैराग्राफ जो है यही बात करता है, चाहो तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। एक्सेस रॉयल्टी अगर 20 करोड़ है तो ईआरसीसी पे करेगा ऑन बैलेंस 10 करोड़ ऑन आरसीएम बेसिस। क्लियर है? ये इमेज देख के आप पूरा जो है इसको समझ सकते हो एंट्री को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट एंट्री। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है। लास्ट एंट्री क्या बोलता है, एंट्री नंबर 74A, ये क्या बात करता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। देखिए रिहैब सेंटर्स चलते हैं, हमने देखा है, ठीक है, संजू मूवी में देखा था, या फिर कोई भी ड्रग एडिक्टेड पर्सन होते हैं तो उनको रिहैब सेंटर्स में ले जाया जाता है। अब ये जो है रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स जो होते हैं ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, किसको दे रहे हैं, एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, किसी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में दे रहे हैं, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं, या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। लोकल अथॉरिटी नहीं लिखा है, ठीक है, अपने मन से मत जोड़ देना, क्या लिखा है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और फोर्थ क्या बोला है, एनी एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB। चार लोग कौन कौन से, अगर कोई रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है जो सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, या तो कोई मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो एस्टेब्लिश किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने। और लास्ट पॉइंट क्या बोला, कोई भी चैरिटेबल एंटिटी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अगर इनको सर्विसेज दी जा रही है तो यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, पहले हमने देखा था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अब देखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, मतलब यहां गवर्नमेंट जो है ये रेसिपिएंट है, ठीक है। देखते हैं एंट्रीज। सबसे पहला क्या दिया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ गवर्नमेंटल एंटिटी, मतलब कोई भी गवर्नमेंटल एंटिटी सर्विसेज दे रही है, किसको दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी को। और कंसिडरेशन क्या दे रही है, सो कंसिडरेशन है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, ठीक है, ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंटल एंटिटी को कंसिडरेशन पे कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, तो यहां पर ये सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, मतलब प्योर सर्विसेज क्या होती है, देखिए कोई भी आर्किटेक्ट का सर्विस हो गया, या फिर सप्लाई ऑफ मेन पावर हो गया फॉर क्लीनिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, रोड सफाई के लिए मेन पावर का सप्लाई किया। सो गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा सप्लाई कर रहा है जो प्योरली सर्विसेज ही है, ठीक है। सो प्योर सर्विसेज दी गई है गवर्नमेंट को, एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाईज इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ एनी गुड, मतलब गुड्स को छोड़ करके कोई भी सप्लाई दे रहे, प्योर सर्विसेज किसको दी जा रही है, प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटीज को, ठीक है, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शंस इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G या फिर म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W, मतलब इनके कोई फंक्शंस के रिगार्डिंग कोई सर्विसेज दी जा रही है प्योर सर्विसेज, तो यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू गवर्नमेंट, मतलब कंपोजिट सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी है और सर्विसेज भी है। उस केस में क्या बोला है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स constitutes not more than 25% of the value of said composite supply। अब देखिए कंपोजिट सप्लाई क्या हो गया, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट को यहाँ पर सर्विस दे रहा हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स का, ठीक है, रोड पे जो रोड लाइट्स होती है उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस दे रहा हूँ। अब कोई भी मैं रिपेयरिंग करता हूं तो वो यहाँ पर सर्विस कहलाएगा, लेकिन मान लीजिए कोई बल्ब है, कोई लाइट है जो खराब हो गई, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नई लाइट यहाँ पर फिट करके दे रहा हूं, तो ये क्या है, मैं गुड्स भी सप्लाई कर रहा हूँ और सर्विस भी सप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई।
तो इस केस में क्या बोला है, आपका जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो यहां पर 25% से कम होना चाहिए, जो भी कंपोजिट सप्लाई है उसका 25% से कम होना चाहिए, तो ही यहां पर एग्जम्पशन होगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी को। और एक्टिविटीज कौन सी होनी चाहिए, जो इंटरेस्टेड हो अंडर आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W के अंदर। ठीक है, सो पहला केस क्या था, जहां पर प्योर सर्विसेज दी जा रही है गवर्नमेंट को। सेकंड केस क्या है, जहां पर कंपोजिट सप्लाई किया जा रहा है। कंपोजिट सप्लाई के केस में आपको ध्यान क्या रखना है, ये 25% वाला जो ब्रैकेट दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स होगा वो 25% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ सर्कुलर दिया है। सर्कुलर क्या बोलता है, इफ सैनिटेशन और कंजर्वेंसी सर्विसेज अगर दी गई है, जो कि ये दोनों सर्विसेज यहाँ पर आर्टिकल 243W और 243G के अंदर कवर्ड है। ठीक है, सो ये सर्विसेज सप्लाई की गई है टू इंडियन आर्मी और एनी अदर गवर्नमेंटल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स इन द सेम मैनर एज द लोकल अथॉरिटी डज फॉर जनरल पब्लिक। जिस तरह से लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है उसी तरह से अगर ये सर्विसेज दी गई है इंडियन आर्मी को या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंटल मिनिस्ट्रीज को, तो वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगी, अदरवाइज ये चार्जेबल टू जीएसटी रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है सर्कुलर रिगार्डिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए पीडीएस क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी बीपीएल के फैमिलीज होती है तो उनको क्या करती है, कोई भी पुअर फैमिली हो गई, उनको यहाँ पर जो है कम रेट में गुड्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये आर्टिकल 243G जो है वहां पर कवर्ड है। ठीक है, सो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गुड्स का या फूड हो गया, सर्विसेज हो गया, कोई भी है ना, तो वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए कोई भी ऐसा कंपोजिट सप्लाई है जिसमें माइलिंग ऑफ व्हीट, ठीक है, जो गेहूं होता है, गेहूं या राइस को यहाँ पर बांटा जाता है। ठीक है, सो अगर गेहूं को यहाँ पर दिया है और फोर्टिफिकेशन करने के बाद, फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स ऐड करने के बाद जिससे जो न्यूट्रिशन होता है फूड का वो इनहेंस हो जाता है। सो फोर्टिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर कोई जो है व्हीट को सप्लाई किया गया या फिर कोई पेडी को राइस में कन्वर्ट करके यहाँ पर सप्लाई किया गया, तो उस केस में ध्यान रखना, अगर आप कोई भी कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो तो जो भी गुड्स का वैल्यू है वो 25% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर गुड्स का वैल्यू जो आपने फोर्टिफिकेशन किया है, मिनरल्स एड ऑन किए हैं, उसका वैल्यू अगर 25% से ज्यादा हो गया तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, सो ये 25% का जो ब्रैकेट दिया हुआ है वैल्यू ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर जो बात करता है सप्लाई ऑफ प्योर सर्विसेज एंड कंपोजिट सप्लाईज बाय वे ऑफ हॉर्टिकल्चर और horticulture works where the value of goods constitute not more than 25% of the total value of goods made to CPWD। मतलब ये क्या बोलता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को अगर कोई सर्विसेज दिया है तो वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ही मानी जाएगी और वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, मतलब कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी के दिए, ये 5 सर्विसेज आपको ध्यान रखना है। यहां पर चाहे कंपोजिट हो, प्योर सर्विसेज हो, ये सारी एग्जम्प्ट हो जाएगी। कौन कौन से सर्विसेज है, वाटर सप्लाई हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन कंजर्वेंसी हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया और स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। सो ये सर्विसेज अगर दी गई है टू गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को तो यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एंटिटी है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ये एक अमेंडमेंट यहां पर दिया है सर्कुलर के द्वारा। ये क्या बोलता है, अगर ये एंटिटी है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को अगर कोई भी सर्विसेज दिए जाते हैं, ये भी क्या माना जाएगा, एज ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी ही माना जाएगा और इनको कोई भी सर्विसेज दिया गया तो वो भी एग्जम्पशन के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप। अब फेयर प्राइस शॉप क्या होती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही राशन की दुकानें होती है। ठीक है, जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, पीडीएस का जो सर्विस रहता है ये इन फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू दिया जाता है। जो भी राशन होता है, ग्रेन्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, केरोसिन हो गया, शुगर, एडिबल ऑयल्स, ये सारी गुड्स जो है बांटे जाते हैं कस्टमर्स को। सो जो सर्विसेज फेयर प्राइस शॉप अपने गवर्नमेंट को दे रही है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, तो वो यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, जो भी कमीशन गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कमीशन देती है, मार्जिन देती है, वो यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम, मतलब कोई भी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कोई भी सर्विसेज दी गई है फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, मतलब गवर्नमेंट ही यहाँ पर प्रीमियम पे कर रही है और कोई इंश्योरेंस सर्विस यहाँ पर दिया गया है तो ये सर्विसेज एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कोई सर्विसेज दे रहे हो जहां पर 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट, मतलब आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हो, ट्रेनिंग का सर्विसेज दे रहे हो जिसमें 75% और मोर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बियर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट बियर कर रही है। ठीक है, रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर दिया हुआ है, ये क्या बोलता है, फ्री कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और एनजीओज अंडर द सेंट्रल स्कीम ऑफ
स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, इस स्कीम के अंदर कोई कोचिंग सर्विसेज दी जा रही है जहां पर 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, कोचिंग इंस्टीट्यूशन को पैसा पे कर देगी बाय वे ऑफ ग्रांट, ग्रांट के फॉर्म में उनको पैसा पे कर रही है, तो ये भी सर्विसेज इस एंट्री के अंदर कवर हो जाएगी और एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे, या कोई भी कंस्ट्रक्शन का सर्विसेज है, इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं, तो देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस ले रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन हो गया, इरेक्शन हो गया, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्ट्रेशन और अदर सिविल स्ट्रक्चर्स, कोई भी इस तरह की आप एक्टिविटी करा रहे हो फॉर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स है अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल मिशन और पीएम आवास योजना, इस स्कीम के अंदर आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस है फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन, चार चीजें ही दी है। देखो पहले हमने देखा था ढेर सारी कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी यहां पर कवर था। ठीक है, ये एंट्री क्या बोलती है, सिर्फ चार चीजें, कंस्ट्रक्शन का, इरेक्शन का, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क। अब ओरिजिनल वर्क क्या होता है, जो कि कंप्लीटली नया वर्क है। ठीक है, आप कोई भी रिपेयर या मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस लिया है पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, अपने सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो घर बना रहा है अपना, उसके लिए प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो वो सर्विसेज यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये क्या बात करता है, टीडीआर जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स हो गए, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म लीज हो गई जो 30 ईयर्स से ज्यादा की होती है, ये हमने आरसीएम के अंदर देखा है कि वो जो है आरसीएम के अंदर कवर होती है और प्रमोटर यहां पर आरसीएम के अंदर टैक्स पे करता है। ठीक है, एग्जाम्पशन में इसके रिगार्डिंग क्या बोला है कि सप्लाई ऑफ टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय अ लैंड ओनर टू अ डेवलपर, मतलब क्या कर रहे हैं वो अपना जो राइट है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जो डेवलपर है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि वो कुछ कंस्ट्रक्ट करके फ्लैट वगैरह उसको प्रोवाइड करे। ठीक है, सो जो भी यहां पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और अगर कंस्ट्रक्टेड फ्लैट जो है वो सोल्ड किए जाते हैं बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब देखिए अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले या फिर फॉर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन से पहले अगर सेल कर दिए गए हैं, उस केस में यहां पर जो है आपने टैक्स पे कर दिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले ही आप सेल कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उसने सेल के टाइम पे आप अगर टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो जो ये सप्लाई किया है टीडीआर, एफएसआई का या लॉन्ग टर्म लीज का, यहां पर जो है एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर आप टीडीआर या फिर एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज जो है, ये विड्रॉ, जो एग्जाम्पशन आपको दिया है ये विड्रॉ हो जाएगा अगर जो है आप सेल कर रहे हो आफ्टर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है सेल कब हो रहा है, अगर बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर सेल कर रहे हो तो यहां पर सप्लाई जो टीडीआर एफएसआई का सप्लाई है वो यहां पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और अगर आपका जो सेल है, जो फ्लैट का सेल कर रहे हो वो आफ्टर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट कर रहे हो, उस केस में आपको यहां पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। रेट क्या रहेगा, तो रेट यहां पर बोला है 5% ऑफ वैल्यू। ठीक है, और ये रेट हो जाएगा 1% ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में 1% रेट हो जाएगा, अदरवाइज आपको 5% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैटेगरी है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का। ये क्या बोलता है, देखिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहे हो विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, मतलब देखिए आप कोई लगेज लेकर के जा रहे हो और उसके लगेज के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गया है वो भी यहाँ पर कवर्ड है। ठीक है, जो ट्रीटमेंट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का रहेगा वही यहाँ पर बिलोंगिंग्स का भी रहेगा। कौन कौन सा, देखो आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाय एयर, मतलब फ्लाइट लेकर, एरोप्लेन लेकर के आप एरोप्लेन से जा रहे हो, इन इकोनॉमी क्लास एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन, यहां पर कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, इन स्टेट से अगर आप एम्बार्किंग करते हो या फिर टर्मिनेट करते हो, अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या एंड कर रहे हो। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और एट बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सो इन स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो इन इकोनॉमी क्लास तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इकोनॉमी क्लास होना चाहिए। आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हो तो भैया आप पैसे वाले हो, आप टैक्स पेमेंट कर सकते हो। सो सिर्फ इन स्टेट को प्रमोट करने के लिए अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो और इकोनॉमी क्लास है तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अदर देन रेडियो टैक्सी, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है जो नॉन एयर कंडीशन है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर्स और हायर, मतलब आप क्या कर रहे हो पूरा का पूरा बस ही यहां पर हायर कर ले रहे हो, उस केस में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अदरवाइज कोई भी नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है
तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कोई स्टेज कैरीज है अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरीज, तो उस केस में क्या होगा, तीनों ही केसेस में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो बी और सी पॉइंट है, ठीक है, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज, इस केस में अगर आपने बुक किया है वो ईसीओ के द्वारा बुक किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा आपने बुकिंग किया है, तो आपको यहां पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर दिया है। सर्कुलर क्या बोलता है कि देखिए, हायरिंग ऑफ नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बाय फर्म्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज टू एंड फ्रॉम वर्क। जब देखिए कोई फर्म है, कोई कंपनी है, वो क्या करती है, पूरी बस को हायर कर लेती है और वो यहां पर अपने एम्प्लॉइज को छोड़ना, मतलब जॉब के लिए लाना और छोड़ने के लिए सर्विसेज ले रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है, जो भी वो कैरी कन्वेंस आपने लिया है, उसका रूट भी आप डिटरमाइन कर रहे हो और शेड्यूल भी आप डिटरमाइन कर रहे हो, तो यहां पर वो सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर जो है रूट या जो भी शेड्यूल है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाला ही डिसाइड कर रहा है और आपने क्या किया, सिर्फ टिकट्स बुक करके दिए हैं, तो यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स क्या होती है। देखिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर के आई है ताकि जो भी छोटे छोटे रीजन्स है जहां पर छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, तो उनको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसका एम क्या है कि देखिए गवर्नमेंट जो चाहती है कि भैया चीप फ्लाइट्स आपको अवेलेबल हो, ठीक है, 2,500 के अंदर आपको फ्लाइट्स अवेलेबल हो जाए। तो इस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, जो है जो भी एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट यहाँ पर आधा पैसा पे करती है। सो जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एम्बार्किंग फ्रॉम और टू टर्मिनेटिंग एट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट यहाँ पर कंसिडरेशन पे करती है वो कंसिडरेशन होता है थ्रू वाइबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू। ठीक है, सो ये सर्विसेज यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ये जो एग्जम्पशन है, जिस दिन वो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो एयरपोर्ट बना है वहां से लेकर के 3 इयर्स तक यहां पर एप्लीकेबल रहेगी। 3 इयर्स के बाद ये है, ये एग्जम्पशन हट जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकंपनीड बिलोंगिंग्स बाय। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स किसके थ्रू हो रहा है, तो देखो बाय अगर रेलवे के थ्रू कर रहे हो तो पूरा ही एग्जम्प्ट है। अदर देन क्या बोला है, 2 एक्सेप्शन दिया, पहला फर्स्ट क्लास है या फिर एयर कंडीशन कोच है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्लास के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो या फिर एयर कंडीशन कोच के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो तो भैया आप पैसे वाले हो, आप टैक्स पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी जनरल क्लास हो गया या स्लीपर क्लास है रेलवे में, तो वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेट्रो हो गया, मोनोरेल हो गया या ट्रेनवे हो गया। अब मेट्रो मोनोरेल जो है चाहे वो एयर कंडीशन हो या फिर नॉन एसी हो, दोनों ही केस में चूंकि गवर्नमेंट जो है इनको प्रमोट करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर जीएसटी हटा दिया गया है। ठीक है, सो अगर रेलवे में कर रहे हो तो ध्यान रखना फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन है तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज रेलवे में एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेनवे। थर्ड क्या दिया, इनलैंड वाटरवेज, मतलब वाटरवेज के थ्रू आप जा रहे हो। फोर्थ क्या दिया, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट कैन बी प्राइवेटली और पब्लिकली ओन्ड, कोई भी प्राइवेट पर्सन भी इसको ओन कर सकता है। ठीक है, सो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस, मतलब आपका जो मकसद है वो टूरिज्म नहीं है, इन अ वेसल बिटवीन द प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, तो यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो देखो अब अगर टूरिज्म पर्पस है, अब इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर दिया हुआ है। सर्कुलर क्या बोलता है, applicability of GST on tickets of private ferry used for passenger transporting from one island to another in Andaman and Nicobar Island। मतलब क्या हो रहा है, वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्राइवेट फेरीज का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, सिर्फ मेयरली फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस है, तो वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस है, ठीक है, और जो सर्विसेज आपको मिल रही है वो कंबाइंड विद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं, साइट सीइंग भी करवा रहे हैं, फूड एंड बिवरेजेस हो गया, म्यूजिक हो गया, अकोमोडेशन हो गया, सच एज शिकारा, क्रूज। अब क्रूज का सर्विसेज अगर दिया जा रहा है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका मकसद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है तो यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शास इंक्लूडिंग ई रिक्शास। अब मीटर्ड कैब या ऑटो रिक्शा के थ्रू कर रहे हो तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने ये मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा बुक किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ईसीओ के द्वारा आपने बुक किया है, उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या देखा, देखो एंट्री नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स किया है तो ध्यान रखना अगर रेलवे से किया तो एग्जम्प्ट है अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एयर कंडीशन कोच। सेकंड क्या बोला हमने, मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेनवेज। थर्ड इनलैंड वाटरवेज हो गया। फोर्थ क्या बोला, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल, जो इंडिया के अंदर ट्रैवल करता है। और फोर्थ लास्ट क्या बोला, मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शास, ये भी यहाँ पर टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 52A ये बात करता है टूर ऑपरेटर सर्विसेज विच इज परफॉर्म्ड पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया। देखिए हम आगे चल करके इस चैप्टर में जब इंटर स्टेट सप्लाई की जो लिस्ट देखेंगे एग्जम्पशन की, उसमें हम देखेंगे कि जो भी टूर ऑपरेटर सर्विसेज देता है किसी फॉरेन टूरिस्ट को आउटसाइड द इंडिया,
वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। लेकिन ये एंट्री क्या बात करती है, जहां पर सर्विसेज दी गई है पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया। अब सर्विसेज कौन दे रहा है, तो देखिए कोई टूर ऑपरेटर यहां पर सर्विस दे रहा है, किसको सर्विसेज दी जा रही है, किसी फॉरेन टूरिस्ट को, ठीक है। तो यहां पर एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, टू द एक्सटेंड ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विसेज विच आर परफॉर्म्स आउटसाइड इंडिया। जितना आउटसाइड इंडिया परफॉर्म किया है उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विसेज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, क्या लेना है आपको वैल्यू, तो देखो इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ डेज फॉर विच टूर इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, जितना आउटसाइड इंडिया जितने दिन आप रहे हो वो ले लो, या फिर और क्या बोला है 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द एंटायर टूर, विचएवर इज लोअर जो रहेगा उतना आपका जो है आउटसाइड इंडिया माना जाएगा और एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए कोई भी फॉरेन टूरिस्ट है जिसको मैंने टूर का सर्विस दिया है, ठीक है, टूर ऑपरेटर का सर्विस दिया है। अब वो 5 दिन यहाँ पर घूमने के लिए आया, जिसमें से 2 दिन जो है वो इंडिया में रहता है, ठीक है, इंडिया में घूमता है, और 3 दिन यहाँ पर नेपाल घूमता है, ठीक है, नेपाल में घूम रहा है। तो इस केस में मैंने उससे जो है चार्ज किया 1 लाख रुपीस, कंसिडरेशन चार्ज किया 1 लाख रुपीस। तो यहाँ पर कितना सर्विसेज आउटसाइड इंडिया परफॉर्म किया है, तो कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे, तो सिंपल आपको जो है नेपाल में कितना दिन रहे हो, 3 डेज, सो 3 डिवाइड बाय 5 डेज टोटल थे इंटू 1 लाख रुपीस, ये आपका जो भी अमाउंट आता है 60,000 रुपीज, ये हो जाएगा कि आपने जो है सर्विसेज आउटसाइड इंडिया परफॉर्म की। और मैं क्या बोला है 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन, अब टोटल कंसिडरेशन में कितना ले रहा हूं 1 लाख रुपीज, उसका 50% कितना होता है 50,000, सो यहाँ पर 50,000 और कितना बोला है 60,000, इन दोनों में से विचएवर इज लोअर जो रहेगा वो ऐसा माना जाएगा कि आउटसाइड इंडिया परफॉर्म किया है और आपको यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अपने केस में कितना हो जाएगा 50,000 का एग्जेम्पशन यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब डेज का कैलकुलेशन करने के लिए ध्यान रखना है कि जो भी 12 आवर्स एक्सीडिंग है, इक्वल टू और एक्सीडिंग 12 आवर्स है तो आपको उसको 1 डे मानना है, और लेस देन 12 आवर्स है तो उसको आपको हाफ डे मानना है। अगर हाफ डे का केस है तो मान लो अगर ये 2.5 डेज हो रहे हैं इंडिया में, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो 3 डिवाइड बाय 5.5 कर लेना है, ठीक है, और इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन का ये मेथड दिया हुआ है इसलिए ये एंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पहले हमने देखा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अब देख रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, मतलब कोई भी बाय रोड आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुरियर एजेंसी। इन 2 लोगों को छोड़ करके कोई भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रोड तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, बाय इनलैंड वाटरवेज भी अगर कर रहे हो तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जीटीए का जो है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये डेफिनेशन नोटिफिकेशन के थ्रू दिया हुआ है। देख एनी पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट, देखिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई भी पर्सन है, मैं यहाँ पर मेरा खुद का ट्रक है और मैं ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहा हूं, बाय रोड में गुड्स लेकर के जा रहा हूं, और अगर मैं कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा हूं तो यहां पर वो सर्विसेज क्या होगी, जीटीए के अंदर नहीं आएगी और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। जो जीटीए के अंदर कवर्ड है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है वो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक्सेप्शन दिया हुआ है तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। सो ये दोनों ही सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। अब एंट्री नंबर 18 क्या देखा, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाय रोड है या फिर बाय इनलैंड वाटरवेज है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, ये क्या बोलता है, देखिए अगर मैं कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस ले रहा हूं, ठीक है, मेरा कोई माइनिंग कंपनी है, मैं कोल माइनिंग कर रहा हूं, मैंने कोई ट्रक हायर किया है, ठीक है, ताकि वो कोल को जो है माइनिंग एरिया से मैं बाहर निकल के आ सकूं। वो ट्रक जो है बड़े बड़े डंपर्स होते हैं, ट्रिपर्स होते हैं, है ना, सो वो मैंने हायर किए, व्हीकल्स डिप्लॉय किए विद ड्राइवर्स, उनके साथ ड्राइवर आता है, तो क्या ये सर्विसेज एंट्री नंबर 18 में कवर होगा, क्योंकि इधर भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है, बाय रोड हो रहा है। तो यहां पर क्या बोले, देखिए ये जो है एक तरह की सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है विद ऑपरेटर। ये ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो आप ले रहे हो ये रेंट पे ले रहे हो, ठीक है, विद ऑपरेटर। सो ये यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनिंग एरिया से आपने कोई भी व्हीकल डिप्लॉय किया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एंट्री नंबर 19, ये बात करता है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से आप इंडिया में लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, अप टू द कस्टम स्टेशंस ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया से कोई भी गुड्स यहां पर लेकर के आ रहे हो ट्रांसपोर्ट करके बाय एन एयरक्राफ्ट, ये ध्यान रखना एयरक्राफ्ट लिखा है, वेसल नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशंस
ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब अब सेकंड एंट्री क्या बोलता है, इंडिया से आप आउटसाइड इंडिया लेकर के जा रहे हो एयरक्राफ्ट में, तो इसके लिए क्या बोला है, एग्जिबिशन था टिल 30 सितंबर 2022। इसके बाद से जो है ये सर्विसेज फ्लेक्सिबल कर दी गई है। सेम केस दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर वेसल के थ्रू कर रहे हो और इंडिया से आउटसाइड इंडिया ले जा रहे हो तो एग्जाम रहेगा, एग्जाम्पशन जो था वो विड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, जब एयरक्राफ्ट के थ्रू आप गुड्स लेकर के आ रहे हो, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में ला रहे हो तो एग्जाम्पशन है, लेकिन इंडिया से आउटसाइड इंडिया ले जा रहे हो तो वो एग्जाम्पशन हट चुका है, वो टैक्सेबल हो चुकी है सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। अब देखिए पहले जो था वो ये बोला गया था कि सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो दी गई है वो सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इसरो सर्विसेज दे रहा है, या फिर कोई अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन हो गया, या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अगर ये सप्लायर सर्विसेज दे रहे हैं तो ही एग्जाम्प्ट है। लेकिन इसको अमेंड करके यहां पर रिमूव कर दिया गया। तो अब क्या बोल रहा है, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज कोई भी व्यक्ति दे रहा है तो यहां पर एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, वेसल और जीटीए। ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाय रेल, वेसल और जीटीए, एयरक्राफ्ट यहां पर नहीं लिखा है, ठीक है। इन गुड्स कैरिज फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। अब यहां पर कुछ लिस्ट दिया हुआ है, अगर ये गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रेल, वेसल और जीटीए के द्वारा तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। कौन कौन से गुड्स है, तो देखो रिलीफ मटेरियल्स हो गया, मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर्स। उसके बाद डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल, ये यहां पर हटा दिया गया है, ठीक है। अगर इनका आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, या फिर मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस और राइस और ऑर्गेनिक मैन्योर। सो ये सारे गुड्स का लिस्ट यहां पर दिया हुआ है, अगर ये सारे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय और जीटीए। जीटीए सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अदर देन द फॉलोइंग, ये 7 लोग जो यहाँ पर दिए हुए हैं, सॉरी 6 लोग यहाँ पर जो दिए हुए हैं, ये हम आरसीएम के अंदर भी देखते हैं, ठीक है। इन केस में अगर इनको सर्विसेज दी जा रही है, जीटीए अगर इनको सर्विस दे रहा है तो आरसीएम के अंदर कवर होगी और इन लोगों को आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो नॉर्मल केस में अगर जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है तो एग्जाम्पशन मिल जाएगा। Next, services provided by a GTA by way of transportation of goods in a goods carriage to, किसको सर्विसेज दे रहा है, a department or establishment of central government, state government or union territory or local authorities or governmental agencies which has taken registration under GST only for the purpose of deducting tax under section 51, या फिर and not making taxable supplies of goods or service। सिर्फ सेक्शन 51 में टैक्स डिडक्ट करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिया है तो यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बोला है सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो। आप कोई भी ट्रांजिट कार्गो लेकर के जा रहे हो नेपाल या भूटान में तो यहां पर एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सर्कुलर क्या बोलता है कि देखिए आप जब भी आप यहां पर ट्रांजिट कार्गो लेकर के जा रहे हो तो वापस भी तो आएगा वो इंडिया में, ठीक है। जब भी वो वापस आएगा तो जो एम्प्टी कंटेनर्स रहते हैं वो भी यहां पर कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। सो both to or from Nepal and Bhutan, the movement of empty containers from Nepal and Bhutan after delivery of goods there is a service associated with the transit cargo and therefore exempt, ठीक है। सो जो empty containers आ रहे हैं वो भी यहाँ पर exempt होंगे। नेक्स्ट क्या, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिजेस ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, ठीक है। आप जब भी ट्रांसपोर्ट करते हो, गाड़ी लेकर जाते हो, आपको टोल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो यहाँ पर जीएसटी के अंदर exempt है, ठीक है। लेकिन 2 सर्कुलर्स यहाँ पर दिए हैं, क्या बोलते हैं देखो, पहला कोई भी ओवरलोडिंग चार्जेस नहीं है, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उनसे ओवरलोडिंग चार्जेस लिए जाते हैं, उनका जो नेचर है उनका भी सेम ट्रीटमेंट रहता है एज ए टोल चार्जेस की तरह ही, और वो भी यहाँ पर जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट होंगे। सेकंड सर्कुलर क्या बोलता है कि कोई भी एडिशनल फीस कलेक्ट किया गया, देखिए मान लीजिए आप जो गाड़ी लेकर के जा रहे थे और अगर आपके पास फंक्शनल फास्टैग यहाँ पर नहीं है, उस केस में आपसे एडिशनल फीस लिए जाता है इन फॉर्म ऑफ हायर टोल चार्जेस। इसका नेचर भी टोल चार्जेस का ही रहता है और ये भी एग्जेम्प्ट रहता है जीएसटी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट्स टू गुड्स कैरिज। देखिए जो भी गुड्स कैरिज करता है तो उसको यहाँ पर नेशनल परमिट लेना पड़ता है इंडिया के अंदर घूमने के लिए। सो अगर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट आपने दिया है, कोई भी परमिट दिया है ऐसा, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायरिंग पे दे रहे, क्या चीज है, टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, कोई सी स्टेट को दे रहे हैं, और मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। और क्या बोला है, किसी लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल meant to carry more than 12 passengers। और क्या बोला है, गिविंग ऑन हायर टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, किसी जीटीए को दे रहे हो अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और लास्ट क्या बोला है, अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टीज और स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ टू स्कूल, प्री स्कूल हो गया या हायर सेकेंडरी स्कूल तक,
सो ये सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, हायरिंग का हो गया, और हायरिंग क्या बोला है, हायरिंग ऑफ गुड्स इंक्लूड्स रेंटिंग ऑफ व्हीकल, ठीक है। सो आपने कोई रेंट पे भी दिया, आपने अपनी जो है गाड़ी यहाँ पर रेंट पे दी है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के को, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को, या फिर किसी जीटीए को दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। और इस केस में जो है चाहे वो रूट या शेड्यूल अगर वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग भी अगर डिसाइड करता है तो भी यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्या बोलता है, देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिले हैं अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। सो इनका इंटरेस्ट छोड़ के आपको कोई भी लोन्स या एडवांसेस के अगेन कोई इंटरेस्ट या डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो यहाँ जीएसटी के अंदर एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, सेल और परचेज कर रहे हो फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो अमंग्स बैंक या फिर ऑथोराइज डीलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अमंग्स बैंक्स एंड सच डीलर्स। ध्यान रखना, अगर सेल और परचेस फॉरेन करेंसी कर रहे हो किसी कस्टमर के द्वारा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो, सेल परचेस किसके बीच में हो रहा है, बैंक्स के बीच में हो गया या फिर ऑथोराइज डीलर्स के बीच में हो गया, तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब इस एंट्री के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, यहाँ पर मैंने दिए, एक बार चाहो तो आप एक बार रीड कर सकते हैं इनका, ठीक है, कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल है, कौन सी एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी सर्विसेज दे रही है टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना के अंदर कोई भी सर्विसेज दे रही है बैंकिंग कंपनी अपने अकाउंट होल्डर्स को तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। देखिए, आप शॉपिंग करने गए और आपने सिंगल ट्रांजेक्शन में यहाँ पर पेमेंट जो किया वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दिया या भीम यूपीआई के थ्रू कर दिया, तो यहाँ पर जो चार्जेस लिए जाते हैं, जो भी शोरूम वाला है उससे जो एक्वायरिंग बैंक जो चार्जेस यहाँ पर लेती है वो अगर अप टू 2000 तक का आपने ट्रांजेक्शन किया है तो यहाँ पर वो सर्विसेज एग्जम्प्ट हो जाएगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज बाय एन इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज एसईजेड, मतलब आपका जो है आप लोकेटेड हो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर, ठीक है, और आप जो है आईएफएससी स्टेटस होल्डर हो, ठीक है, आईएफएससी स्टेटस आपके पास है और आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई या एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज आप दे रहे हो, किसको दे रहे हो, अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को, जो भी इंटरनेशनल कस्टमर्स है उनको आप ये सर्विसेज दे रहे हो इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो जो भी आपको कंसिडरेशन रिसीव होगा, अब कंसिडरेशन जो है वो फॉरेन करेंसी में रिसीव होगा, ठीक है, अदर देन इंडियन रुपीज में रिसीव होगा, तो वो यहां पर जो है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्पशन में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सेक्टर, ठीक है। अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी यहाँ पर कुछ एंट्रीज दी हुई है, कौन कौन सी, आप खाली की पॉइंट्स भी अगर देखोगे जो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ वो भी यहाँ पर सफिशिएंट होगा, ठीक है, बाय हार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का है अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम तो वहां पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय एयर और नवल और एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू मेंबर्स, अपने मेंबर्स को यहाँ पर इंश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है, आर्मी वाले हो गए, नवल हो गए या फिर एयरफोर्स ग्रुप वाले हो गए, अपने मेंबर्स को इंश्योरेंस का सर्विस दे रहे हैं, एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है बाय नवल ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस फंड, वो अपने मेंबर्स को दे रहे हैं, पर्सनल्स ऑफ कोस्ट गार्ड को दे रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस ये अपने जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको अगर कोई भी यहाँ पर इंश्योरेंस दे रहे लाइफ इंश्योरेंस का तो वो भी यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स, अगर इन स्कीम्स के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का सर्विसेज दिए गया तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कौन कौन सी सर्विसेज, देखो, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय IRDA हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कवर ऑफ 2 लाख रुपीज, अगर आपका जो आपने जो इंश्योरेंस लिया है वो अप टू 2 लाख रुपीज तक का है तो यहाँ पर कवर हो जाएगा, उससे एक्सीडिंग है तो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना, सो इन स्कीम्स के अंदर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो वो एग्जम्पशन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, अगर ये स्पेसिफाइड बॉडीज अगर कोई भी सर्विसेज दे रही है तो एग्जम्प्ट होगी। कौन कौन सी बॉडीज है, तो देखो, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज बाय नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, सो ये अगर स्पेसिफाइड बॉडीज कोई भी सर्विसेज दे रही तो वो एग्जम्प्ट होगी।
नेक्स्ट आ जाता है, पहले हमने जनरल इंश्योरेंस देखा, अब पहले हमने लाइफ इंश्योरेंस देखा, अब जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज। सो सबसे पहले क्या दिया है, सर्विसेज बाय जनरल इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स। यहाँ पर 18 स्कीम्स दी गई है। अगर इन स्कीम्स के अंदर आपने कोई भी जनरल इंश्योरेंस का सर्विस लिया है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस। जो भी हमने सर्विसेज ऊपर देखी, जो लिस्ट देखा हमने, अगर इनका री इंश्योरेंस का सर्विस भी देते हो वो भी यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो भी जीएसटी नहीं लगेगा उनको भी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है पेंशन स्कीम। भैया बुढ़ापे का सहारा, पेंशन हमारा। ठीक है, अब पेंशन की स्कीम को भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दिया है। पहला कौन सा बोलता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत आपको सर्विसेज दी गई है। और दूसरा क्या बोला है, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों ही सर्विसेज यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट, ये क्या बोलता है, देखो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय द फॉलोइंग पर्सन इन रेस्पेक्टिव कैपेसिटी। कौन कौन सी सर्विसेज है, किसी बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसने सर्विसेज दी है किसी बैंकिंग कंपनी को विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच। ये ध्यान रखना, किसने सर्विसेज दी है, तो दो लोगों की बात की, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। किसको सर्विसेज दी है, तो किसी बैंकिंग कंपनी को दी है विद रेस्पेक्ट टू एनी अकाउंट इन रूरल एरिया। अगर अर्बन एरिया में है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी पर्सन है एज एन इंटरमीडिएरी ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब अगर कोई इनका इंटरमीडिएरी है, वो भी सर्विस दे रहा है किसी बैंक को इन रूरल एरियाज के अकाउंट को, तो वो भी यहाँ पर एग्जाम्पशन में कवर हो जाएगा। और लास्ट क्या बोला है, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे रूरल एरिया के, वो भी यहाँ पर एग्जाम्पशन में कवर हो जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लीजिंग सर्विसेज। अब ये क्या बोलता है, देखिए मैंने अगर कोई भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म लीज लिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज पे कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है। अब यहाँ पर अलग अलग अथॉरिटीज रहती है, ठीक है, जैसे एमआईडीसी हो गया, जीआईडीसी हो गया। ठीक है, ये क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहती है। इनसे मैंने कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉट यहाँ पर लॉन्ग टर्म लीज पे लिया है। लॉन्ग टर्म लीज किसको बोलते हैं, जो 30 ईयर से ज्यादा की होती है। सो मैंने लॉन्ग टर्म लीज पे यहाँ पर कोई भी लिया और उसके अगेंस्ट अपफ्रंट अमाउंट पे किया है। अब वो अमाउंट जो है कॉल्ड एज प्रीमियम हो सकता है, सलामी, कॉस्ट प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस या इन एनी अदर नेम, कोई भी नाम से अगर आपने अपफ्रंट अमाउंट पे कर दिया है, आपने इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है या फिर प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेसेस। ठीक है, इसके लिए आपने कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है गवर्नमेंट से या फिर ये एमआईडीसी या जेआईडीसी से, तो वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और कोई भी एंटिटी, अब ये एंटिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है या फिर कोई भी एंटिटी जिसमें 20% और मोर जो ओनरशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की है। अगर 20% से ज्यादा ये गवर्नमेंट ओन करती है तो वो एंटिटी भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। इनसे आपने कोई भी लॉन्ग टर्म लीज पे कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है फॉर फाइनेंशियल बिजनेसेस, तो वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या बोला है कि देखिए जो भी लीज प्लॉट आपने लिया है, यूज फॉर द पर्पसेस फॉर विच दे आर अलॉटेड, मतलब जिस पर्पज से आपने लिया, आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लिया है या इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है या स्ट्रक्चर के लिए लिया है, तो उसी पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने सब्सिक्वेंटली लैंड को यूज कर दिया, लैंड यूज इज चेंज्ड, आपने चेंज कर दिया, तो उस केस में एग्जाम्पशन जो है वो विड्रॉ हो जाएगा और आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग सर्कुलर दिया हुआ है। सर्कुलर क्या बोलता है, तो देखो, दिस एग्जाम्पशन इज एडमिसिबल इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच अपफ्रंट अमाउंट, जो हमने देखा, हम जब भी लीज पे ले रहे हैं तो अपफ्रंट अमाउंट पे करेंगे। अगर वो अपफ्रंट अमाउंट आपने इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में भी दिया है, वन और मोर इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में भी दिया है, तो भी यहाँ पर एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, कोई भी लोकेशन चार्जेस आपने पे किए हैं या फिर कोई प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस आपने पे किए, आप इंडस्ट्रियल प्लॉट ले रहे हो, आपने आपकी प्रेफरेंस है कि भी मुझे इस लोकेशन पे वो जो है प्लॉट चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग आपने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए, वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे इसी एंट्री में और वो भी यहाँ पर जीएसटी के अंदर एग्जाम्प्ट होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया स्पोर्ट्स सर्विसेज। स्पोर्ट्स सर्विसेज में कौन सी है, देखिए सर्विसेज को भी प्रोवाइड की गई है टू, किसको प्रोवाइड की है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दी गई है, किसके द्वारा की दी गई है, एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर हो गया, रेफरी, एम्पायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन एन स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। सो इन लोगों का नाम आप ध्यान रखना, कौन कौन से है, प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच और टीम मैनेजर। इन्होंने फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स सर्विसेज दी है, किसको दी है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, तो एग्जाम्पल हो जाएगी। दूसरा क्या बोला है, किसी एक रिकॉग्नाइज बॉडी ने अनदर रिकॉग्नाइज बॉडी को यहाँ पर सर्विसेज दी है, वो भी यहाँ पर एग्जाम्पशन में कवर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी सर्विसेज दी गई है बाय एन इंडिविजुअल सच एज सेलेक्टर्स हो गए, कमेंटेटर्स हो गए, क्यूरेटर्स हो गए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो गए, ये सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है,
और नेक्स्ट क्या दिया है, सर्विसेज ऑफ प्लेयर टू अ फ्रेंचाइज विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, अगर वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है और किसी प्लेयर ने सर्विसेज दी है वो भी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया है, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स है उसका स्पॉन्सरशिप का सर्विस दे रहे हो, और जो ऑर्गेनाइज किया है वो स्पोर्ट्स इवेंट्स किसने ऑर्गेनाइज दिया है, तो यहाँ पर ये लिस्ट दिया गया है, अगर इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। चलते हैं स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, ये क्या बोलता है, देखिए कोई भी सर्विसेज है प्रोवाइड की जा रही है बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय एनएससीडीसी, नेक्स्ट असेसमेंट एजेंसी हो गया, या फिर ट्रेनिंग पार्टनर्स हो गए, ये सर्विसेज दे रहे हैं किसके रिगार्डिंग, इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर किसी वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो गया, ठीक है, या फिर कोई अदर स्कीम्स हो गई। सो इन स्कीम्स के अंदर कोई भी सर्विसेज दी जा रही है तो यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज impaneled centrally by the Director General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship by way of assessment under the Skill Development Initiative Scheme। ठीक है। तो देखो कोई भी सर्विसेज दे रहे हो बाय ऑफ असेसिंग बॉडीज impaneled सेंट्रली, तो वो भी यहाँ पर एग्जाम में हो जाएगी। ठीक है। ये सर्विसेज का खाली आप नाम याद रखोगे तो सफिशिएंट है आपको। ठीक है। कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, ट्रेनिंग सर्विसेज का ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इस जो योजना के अंदर आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर एग्जामिशन में कवर हो जाएगी और आपको एग्जामिशन मिल जाएगा। नाउ सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अब देखिए कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, एओपी बीओई हो गया, जो अपने मेंबर्स को कोई सर्विस दे रही है और उनसे कोई भी पैसा चार्ज कर रही है बाय वे ऑफ मेंबरशिप फीस हो गया या फिर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, कोई भी चार्जेस ले रही है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल होता है। लेकिन वो अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अगर ट्रेड यूनियन है तो यहाँ पर एग्जामिशन मिल जाएगा, या फिर कोई भी पैसा चार्ज कर रही है अपने मेंबर से फॉर एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, तो भी एग्जामिशन मिल जाएगा। और अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है या फिर कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो अपने मेंबर से यहाँ पर मेंटेनेंस फीस चार्ज कर रहा है और वो अप टू एन अमाउंट ऑफ 7500 पर मंथ पर मेंबर, अगर 7500 पर मंथ पर मेंबर चार्ज कर रहा है तो आपको एग्जामिशन मिल जाएगा। ठीक है। अगर उससे ज्यादा एक्सीडिंग चार्ज कर रहा है, 8000 रुपए चार्ज कर रहा है महीने का, तो यहाँ पर पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरा एक सोसाइटी के अंदर 2 फ्लैट ले रखे मैंने, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मेंटेनेंस पे कर रहा हूं 15,000 रुपीज, तो वो ध्यान रखना पर यूनिट के हिसाब से आपको देखना है, पर यूनिट कितना हो रहा है, 7,500 हो रहा है, मतलब यहां पर एग्जामिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर दिया हुआ है, उसमें क्या क्लैरिफाई किया, तो देखो अगर कोई भी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है, आरडब्ल्यू है, ये अगर यहां पर बोला है कि अगर 7500 से ज्यादा अगर मेंटेनेंस चार्ज कर रहे हो तो यहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो यहां पर लेस देन 10 लाख या 20 लाख का है, ठीक है, तो उस केस में चाहे वो ज्यादा चार्ज करे, 7,500 से ज्यादा चार्ज करे या कम चार्ज करे, दोनों ही केसेस में यहां पर एग्जामिशन मिल जाएगा। अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का एग्रीगेट टर्नओवर यहां पर कम है, 10 लाख 20 लाख से कम है, ठीक है, अगर 10 लाख 20 लाख से ज्यादा है उस केस में देखना है, अगर 7,500 से लेस चार्ज कर रहे हैं या उतना चार्ज कर रहे हैं तो एग्जामिशन मिल जाएगा, अगर 7,500 से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो टैक्सेबल होगा। ठीक है। और पूरा अमाउंट, होल अमाउंट यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है कि देखिए कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी, ठीक है, जो कि इंगेज्ड है, कहां इंगेज्ड है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर्स, इनके वेलफेयर के लिए इंगेज हुए हैं, या फिर कोई भी प्रमोशन कर रहे हैं ट्रेड का, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, ठीक है, इनमें अगर कहीं भी इंगेज है और वो अपने मेंबर से चार्ज कर रहे हैं कितना अमाउंट, 1000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर, तो यहां पर एग्जामिशन मिल जाएगा। ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये 1000 रुपीज बोला है वो पर ईयर बोला है, और हमने ऊपर जो देखा था 7,500 वो पर मंथ दिया हुआ था। ठीक है। 7,500 आपको पर मंथ देखना है मेंटेनेंस का, और अगर कोई भी फीस चार्ज कर रहा है अपने मेंबर से 1000 रुपीज से ज्यादा तो यहां पर टैक्सेबल होगा, अप टू 1000 रुपीज है तो एग्जामिशन मिल जाएगा। अब आ जाता है लास्ट, यहां पर कुछ अदर एग्जाम सर्विसेज दी हुई है। तो देखो कोई भी सर्विसेज है बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज ए होल और इंडिपेंडेंट पार्ट दे रहे हो, मतलब कोई भी आप बिजनेस अपना ट्रांसफर कर रहे हो एज ए गोइंग कंसर्न, तो यहां पर वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ये एंट्री यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। क्या बोलता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, भैया मेरे पास घर नहीं है, मुझे रेंट पे मैं कोई भी घर ले रहा हूं, ठीक है, फॉर यूज एज ए रेसिडेंस, तो यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एक्सेप्ट क्या बोला है, वेयर द रेसिडेंशियल यूनिट इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को यहां पर रेंट पे दी है, तो हमने आरसीएम के चैप्टर में देखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर है तो उसको आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये ध्यान रखना, रेंटिंग होना चाहिए रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का, और फॉर यूज एज ए रेसिडेंस होना चाहिए, तो ही एग्जाम्पशन मिलेगा। अब ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि देखिए अगर कोई भी प्रोपराइटर है, ठीक है, किसी पार्टनरशिप कंसर्न का,
और वो कोई भी रेसिडेंशियल ड्यूलिंग यहाँ पर रेंट पे लेता है इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, अगर पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पर एक्सपेंस क्लेम नहीं कर रहा है, पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है, तो यहाँ पर एग्जम्पशन उसको मिल जाएगा इस एंट्री के अंदर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अगर कोई भी आप रेसिडेंशियल ड्यूलिंग ले रहे हो फॉर कॉमर्शियल यूज तो वो टैक्सेबल ही रहेगा, ठीक है। रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हो तो यहाँ पर एग्जम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट, renting of residential dwelling either by a registered person or an unregistered person for use as a residence to unregistered person, अगर कोई unregistered person है तो exemption मिल जाएगा, लेकिन वही कंडीशन क्या है, यूज एज ए रेसिडेंस होना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कॉमर्शियल यूज के लिए लिया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। देखिए अजमेर विद्युत निगम हो गया या फिर टॉरेंट पावर्स हो गया, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो उनकी जो भी सर्विसेज है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई क्लैरिफाई में क्या किया है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो अलग से लिए जाते हैं ये जीएसटी के स्कोप में आएंगे और यहाँ पर टैक्सेबल होंगे। कौन कौन से फीसेस देखो, एप्लीकेशन फीस फॉर रिलीजिंग कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेंटल चार्जेस अगेंस्ट मीटरिंग इक्विपमेंट, टेस्टिंग फीस फॉर मीटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स कैपेसिटर्स, लेबर चार्जेस फ्रॉम कस्टमर्स फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स और शिफ्टिंग फॉर ऑफ सर्विस लाइन है, और लास्ट क्या है, चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल। सो अगर इस तरह के कोई चार्जेस यहाँ पर ले रही है ये यूटिलिटी तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है वो यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंक्यूबेटी। देखिए कोई भी बिजनेस को गवर्नमेंट ने क्या किया, बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये एग्जम्पशन लेकर के आई है। तो क्या बोला, कोई भी इंक्यूबेटी है, जो कोई कंपनी हो गया, कोई भी फर्म हो गया जो यहाँ पर फैसिलिटी ले रही है, ठीक है, तो उनके लिए क्या बोला है, अगर उनका टोटल टर्नओवर अप टू ₹50 लाख है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो उनको एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली 20 लाख 10 लाख का लिमिट दिया हुआ है, लेकिन उनके लिए क्या बोला है, 50 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू दिस फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है, तो देखो, टोटल टर्नओवर हैड नॉट एक्सीडेड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपका टर्नओवर अगर 50 लाख को एक्सीड कर जाता है तो फिर आपको जो है नॉर्मल यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी सर्विसेज, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, अ पीरियड ऑफ 3 years has not elapsed from the date of entering into agreement as an incubity, मतलब देखो यहाँ पर एग्जम्पशन कब तक रहेगा, तो या तो जब तक आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं हो जाता 50 लाख से, या फिर 3 साल कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए मुझे 3 साल हो गए और मेरा टर्नओवर 45 लाख ही है तो भी यहाँ पर एग्जम्पशन जो है विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों में ध्यान रखना है कि या तो टर्नओवर एक्सीड हो गया या फिर 3 years हो गया तो आपका एग्जम्पशन जो है विड्रॉ हो जाएगा, अदरवाइज इंक्यूबेटी को अप टू टर्नओवर ऑफ 50 लाख एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, जो इंक्यूबेटर्स हैं उनको भी यहाँ पर एग्जम्पशन दिया हुआ है कि वो कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं बाय टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क्स, सो अगर इंक्यूबेटर कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, मतलब ये कोई भी कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूज को तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। कोई पब्लिक लाइब्रेरी का सर्विसेज है और वो क्या सर्विस दे रहा है, बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स। देखिए पब्लिक लाइब्रेरी में अगर आपसे कोई भी रीडिंग करने का या वैसा पैसा चार्ज कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगा। आपको क्या सर्विस दे रहे हैं, बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स दे रहे हैं या फिर पब्लिकेशंस हो गए या एनी अदर नॉलेज इनहेंसिंग कंटेंट्स और मटेरियल, मतलब लेंडिंग दे रहे हैं बुक्स का तो वो यहाँ पर एग्जम्पशन में कवर होगा। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, मतलब यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई की बात हो रही है, अगर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया आउटवर्ड सप्लाई को भी दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट है, ठीक है। बाय बोला यहाँ पर, अगर इनको कोई सर्विसेज दी गई तो वो टैक्सेबल ही होगी। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो वो यहाँ एग्जम्पशन में कवर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या बोला है, पब्लिक कन्वेंस का कोई भी सर्विसेज, फैसिलिटी ऑफ वॉशरूम बाथरूम, तो ये सारी सर्विसेज भी एग्जम्पशन में कवर हो जाएगी। अब लास्ट यहाँ पर एक सर्कुलर दिया हुआ है, सर्कुलर क्या बोलता है, तो देखिए जीएसटी ऑन पेमेंट ऑनोरेरियम टू अ गेस्ट एंकर्स। अब देखिए जो भी टीवी चैनल्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, गेस्ट एंकर्स को बुलाते हैं अपने यहाँ और उनको जो है कंसीडरेशन पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑनोरेरियम, ठीक है। सो जो भी पैसा यहाँ पर गेस्ट एंकर को दिया जाता है वो जीएसटी के यहाँ पर लग जाएगा, वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। जो चीजें हमने पढ़ी है वही यहाँ पर एग्जम्पशन में कवर होती है, अदरवाइज सारी चीजें टैक्सेबल है, ठीक है। सो गेस्ट एंकर को कोई भी पैसा दिया गया ऑनोरेरियम के माध्यम से तो वो जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर वो गेस्ट एंकर का जो टर्नओवर है वो इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख और 20 लाख, मतलब उसका जो है थ्रेशोल्ड लिमिट वो एक्सीड नहीं कर रहा है, उस केस में उसको टैक्स पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो उसको नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे जीएसटी, अगर रजिस्ट्रेशन लिमिट से टर्नओवर कम है, ठीक है, अगर ज्यादा है तो वो जीएसटी लग जाएगा उस पर। अब देखते हैं नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम आईजीएसटी बाय नोटिफिकेशन नंबर 9/2017। अभी तक हमने जो देखी सर्विसेज वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के अंदर थी, सेम सर्विसेज आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी दी हुई है, बट यहाँ पर जो एडिशनल सर्विसेज दी हुई है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग वो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे।
सो सबसे पहले क्या बोला है, देखो सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब देखिए जो सप्लायर है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सिचुएटेड है, ठीक है, और वो किसको सर्विस दे रहा है, रेसिपिएंट कौन कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी, और एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनी पर्पस, कोई भी पर्पस से किसी इंडिविजुअल को सर्विसेज दी है अदर देन फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री और अदर और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए तो वो टैक्सेबल होगा। सो क्या बोला, एनी पर्पसेज अदर देन बिजनेस, कॉमर्स और इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, कोई भी सर्विसेज रिसीव कर रहा है कौन, एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर चैरिटेबल पर्पसेज, ठीक है। नेक्स्ट बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। मतलब देखिए कोई भी स्कूल है, हमने एजुकेशनल की सर्विसेज जब देखी थी तब देखा था कि जो भी ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स हो गए या पीरियोडिकल्स का सर्विस है तो वो यहाँ पर किसके लिए एग्जम्प्ट है, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेजेस जो हैं जो रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ है उनको ही यहाँ पर एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। सो ये अगर कोई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से कोई भी सर्विसेज यहाँ पर ले रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या बोला है, पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे ही सप्लायर है और रेसिपिएंट भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये ध्यान रखना, अगर ये एग्जम्पशन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा जब ओआईडीआर सर्विसेज के केस में, ठीक है। अगर आपने कोई भी नेटफ्लिक्स का सर्विस ले रहे हो तो सर्विस प्रोवाइडर कहां है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिया में ले रहे हो, लेकिन वो यहाँ पर एग्जम्पशन में कवर नहीं होगा, वो टैक्स लग जाएगा उस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट। ये सर्विस मैं पहले ही कवर करा चुका हूं, उसमें हमने क्या देखा था, देखो ये एग्जम्पशन क्या बोलता है, कोई भी टूर ऑपरेटर है जो अपने फॉरेन टूरिस्ट को कोई भी सर्विस दे रहा है इन रिलेशन टू टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो पूरी तरह से यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। हमने पहले जो क्या देखा था एंट्री कि जब पार्टली इन इंडिया है पार्टली आउटसाइड इंडिया, तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था कि भैया अगर हम 2 दिन नेपाल में रुके हैं, 3 दिन जो है इंडिया में रहे हैं, तो आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट करना पड़ेगा। सो कितना एग्जम्पशन मिलेगा, तो देखो प्रोपोर्शनेट कर लो, जितना कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, या फिर जो टोटल कंसिडरेशन है उसका 50% ले लो, विचेवर जो लोअर रहेगा उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, services provided by an establishment of person in India to any establishment of that person outside India which is treated as establishment of distinct person। अब देखो जब भी हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ 5 कंडीशन देखनी होती है, ठीक है। उसमें यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर दोनों एंटिटीज जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेम पर्सन है, तो यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में नहीं आएगा, उस पर आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। वो इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगा और आईजीएसटी चार्ज होगा। इसलिए यहाँ पर जो है एग्जम्पशन लेकर के है कि आप मेरे को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में मत लो, लेकिन यहाँ पर टैक्स तो मत लगाओ, ठीक है। सो जो एस्टेब्लिशमेंट एक इंडिया में है और अपने ही किसी ब्रांच को आउटसाइड इंडिया में है और वो यहाँ पर सर्विसेज दे दी तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। प्रोवाइडेड क्या बोला है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया, मतलब पीओएस जो है आपका आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो बाय यूनाइटेड नेशन और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ऑफिशियल यूज। अब देखिए यूएएन होल्डर्स जो होते हैं उनको हमने रिफंड चैप्टर में देखा था सेक्शन नंबर 55 में कि उनको जो है रिफंड मिल जाता है जो भी वो सर्विसेज इनवर्ट सर्विसेज लेते हैं वो, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको इंपोर्ट अगर वो कोई कर रहे हैं कोई सर्विसेज को, तो वो इंपोर्ट करे और फिर आप टैक्स का पेमेंट लगाओ और फिर बाद में रिफंड देना। इससे अच्छा यहाँ पर क्या किया है, सीधा एग्जम्पशन ही दे दिया कि कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है, कोई यूएएन यूनाइटेड नेशंस हो गई या फिर कोई स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया और वो फॉर ऑफिशियल यूज अगर है तो यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरमीडियरी where the location of both supplier and recipient of goods is outside the taxable territory। अब देखो प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने देखा था कि इंटरमीडियरी के केस में पीओएस क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है। सो अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें सप्लायर भी आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, दोनों का बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो एजेंट है जो इंटरमीडियरी है वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो उस केस में पीओएस क्या हो जाएगा, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस तो इंडिया में लोकेशन हो जाएगा तो टैक्सेबल हो जा रहा था। इसलिए यहाँ पर क्या बोला कि भैया इंटरमीडियरी कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसको भी यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन क्या बोला कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 5 years, मतलब 5 साल तक आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, तो वो सर्विसेज एग्जम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, देखो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस और कॉन्सुलेट पोस्ट ऑफ इंडिया और डिप्लोमेटिक एजेंट्स और करियर कॉन्सुलेट ऑफिसर्स पोस्टेड देयर शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम आईजीएसटी। देखो हमने सेम चीज जो हमने यूएएन होल्डर्स के लिए पढ़ा था सेम केस यहाँ पर दिया है। कोई भी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस है वो कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो उनको रिफंड मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला है भैया आपको एग्जम्पशन ही दे देंगे, ठीक है। सो अगर आपने कोई भी सर्विसेज दिए है तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। कंडीशन क्या बोला है कि देखो चाहे वो आप इंपोर्ट कर रहे हो फॉर ऑफिशियल पर्पज या फिर पर्सनल पर्पज के लिए, जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हो फॉर ऑफिशियल पर्पज है या पर्सनल पर्पज है, दोनों ही केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन आपको जो है एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बाय प्रोटोकॉल डिवीजन, ठीक है। आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए
और अगर कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो विड्रॉ हो जाता है, ठीक है, उस केस में आपको इंटीमेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को और उनको बताना पड़ेगा कि विड्रॉ हो गया है। और जब वो जो एग्जामिशन है वो आपका एग्जामिशन भी यहाँ पर हट जाएगा जिस दिन वो सर्टिफिकेट आपका विड्रॉ हो गया, ठीक है। सो एग्जामिशन नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ सच सर्टिफिकेट। सो आपको ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एग्जामिशन लेने के लिए, ठीक है। 4 कंडीशन दिए, कौन सा? सबसे पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप चाहे तो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करो या पर्सनल पर्पस, कोई भी पर्पस के लिए यूज करो, अलाउड हो जाएगा। आपका जब भी यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है विड्रॉ होता है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा द विड्रॉल ऑफ सच सर्टिफिकेट टू द फॉरेन डेवलपमेंट मिशन और कंसुलेट पोस्ट को, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका एग्जामिशन जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो बात करता है अदर एग्जामिशंस, ठीक है। ये क्या बोलता है? देखो, कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है जो रिसीव कर रहा है बाय टीडीएस डिडक्टर। कौन रिसीव कर रहा है? टीडीएस डिडक्टर फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर एग्जाम फ्रॉम सीजीएसटी। तो अब वो जो है सर्विसेज एग्जाम हो जाएगी। कौन है? टीडीएस डिडक्टर है, वो कोई भी सर्विसेज रिसीव कर रहा है किससे? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो एग्जामिशन मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या बोला है कि वो लाइबल नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए किसी और सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? ऑल सर्विसेज इंपोर्टेड बाय यूनिट्स और डेवलपर ऑफ एसईजेड फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईजीएसटी। अब देखो, एसईजेड यूनिट अगर डोमेस्टिकली कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो उनको हम यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई होता है, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, उन पर टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट कर रही है एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर, तो वो भी यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाएगा उनको। नेक्स्ट क्या दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ये हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है, प्रॉफिट पेट्रोलियम क्या होता है। सो गवर्नमेंट को जो भी प्रॉफिट पेट्रोलियम का शेयर दिया जाता है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहता है। और लास्ट क्या बोलता है? देखिए, आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स इंपोर्ट किए हैं और उन गुड्स पे आपने रॉयल्टी या लाइसेंस फी पे किया है, ठीक है। सो वो आपने इंपोर्ट किया, रॉयल्टी लाइसेंस फी पे किया है फॉर द कंडीशन की भैया आप जो गुड्स जो है वो डोमेस्टिकली सेल करोगे, तो ये आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है ना। और उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। सो कस्टम ड्यूटी लगा, साथ में जीएसटी भी लगेगा। तो यहाँ पर क्या बोला कि भैया आईजीएसटी जो है आपका एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। कोई भी रॉयल्टी या लाइसेंस फी आपने पे किया है कोई भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, तो यहाँ पर आईजीएसटी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो ये था हमारा पूरा एग्जामिशन का चैप्टर। 28 पेजेस में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है। आप अगर स्टडी मटेरियल में देखोगे तो 115 पेज का यहाँ चैप्टर दिया हुआ है, बहुत ही चीजें वास्ट दी हुई है। मैंने यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। देखिए, एग्जामिशंस की लिस्ट काफी बड़ी है, काफी सारे एग्जामिशंस दिए हुए हैं। सो आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार यहाँ पर देखना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है। और ये जो नोट्स हमने यहाँ पर रेफर किए हैं, ये इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सो आप वहां से ज्वाइन करके जो है ये नोट्स को रेफर कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।